चलिए जी, वेलकम बैक। अब इन अमेंडमेंट्स को बेटा हम डिटेल डिस्कशन में लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या रहेगा जी? स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास रहेगा अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। ठीक है ना, क्योंकि आईटीसी की कहानी स्टार्ट ही अवेलमेंट से होती है। तो आईटीसी जो अवेल किए जाते हैं वो आपके होते हैं नॉर्मल आईटीसी एंड स्पेशल आईटीसी। नॉर्मल आईटीसी सेक्शन 16, स्पेशल आईटीसी सेक्शन 18। सेक्शन 18 वाली कहानी में कोई भी अमेंडमेंट हुई नहीं है, तो उसके बारे में कोई डिस्कशन हमारे पास नहीं है। सेक्शन 16 नॉर्मल आईटीसी में चेंज हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो है वो मैंने आगे डिटेल डिस्कशन लिया। आएंगे नेक्स्ट पेज पर। अब नेक्स्ट पेज पर बेटा मैंने आपको क्या दिया? सेक्शन 16 नॉर्मल आईटीसी के अवेलमेंट को लेकर के जो कुछ भी कहता था वो मैंने आपको इस समरी चार्ट के थ्रू जो है वो प्रेजेंट किया। सेक्शन 16 में हमारे पास 4 सबसेक्शन है। सबसेक्शन 1 ये सिंपली ये कहता है कि आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो आप अपनी इनवर्ड सप्लाई गुड्स या सर्विस की जो भी ले रहे हैं बिजनेस पर्पस के लिए, उसका आईटीसी सेल्फ असेस करके रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। 16.2 लेकिन ये कहता है कि जब आप आईटीसी सेल्फ असेस करके क्लेम करें तो मेक श्योर 16.2 में जो भी शर्तें लिखी गई हैं वो सभी शर्तें जो हैं वो पूरी हो। 16.3 वो हमारे को ये कहता है जी कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड अगर आप आईटीसी ले रहे हैं तो मेक श्योर उस कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी पर जो जीएसटी पेड है उसका आपने कैपिटल गुड्स के कॉस्ट में इंक्लूजन ना किया हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपने उसे कॉस्ट में इंक्लूड करके इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन बेनिफिट भी लिया और इधर आप आईटीसी भी ले रहे हो, ऐसा आपने नहीं करना है। एंड 16.4 जो है वो इस नॉर्मल आईटीसी की टाइम लिमिटेशन जो है वो लेट डाउन करता है कि आपका आईटीसी एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में बनता था, आपसे मिस हो गया तो कोई बात नहीं, आप आगे भी उसे सब्जेक्ट टू टाइम लिमिटेशन ले सकते हैं। अब ये जो 4 सबसेक्शन है इसमें से जो अमेंडमेंट वाले सबसेक्शन है वो हमारे पास है 16 सबसेक्शन 2, जिसमें कंडीशन जो थी अवेलमेंट की उसमें एक नई कंडीशन ऐड हुई है। एंड इसके अलावा हमारे पास दूसरा क्या है? सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 जिसमें टाइम लिमिटेशन को लेकर के अमेंडमेंट हुई है। मेमोराइज कर लिया सिंपल। एक तो कंडीशन ऐड हो गई है 16.2 में और एक टाइम लिमिटेशन जो है उसमें अमेंडमेंट हुई है। टाइम लिमिटेशन तो अब मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, तो आप बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो मैं आपसे कंडीशन की बात करता हूं और जो नई कंडीशन ऐड हुई है मैं उसके ऊपर फोकस लाता हूं। 16.2 में पहले 5 शर्तें होती थी, अब टोटल हो गई है 6। ये जो चौथी शर्त है ये 16.2BA जो आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली इसमें जो है वो नया ऐड हुआ है बाय फाइनेंस एक्ट 2022। और इसको आपने जो कंडीशन नंबर 2 पहले से थी, फाइनेंस एक्ट 2021 से बहुत पहले इंसर्ट हो चुकी थी, उसकी लिंकिंग के साथ जो है वो आपने पढ़ना है। ठीक है जी, कंडीशन नंबर 2 16.2AA ये पहले से था और 16.2BA ये नया है जो फाइनेंस एक्ट 2022 से ऐड हुआ है, बट लिंकिंग में आपको पढ़ना है। अब आपकी जो कंडीशन पहले से थी वो तो बड़ी सिंपल थी, वो आपकी ये कह रही थी जी आपने एक इनवर्ट सप्लाई ली, आपने टैक्स इनवॉइस लिया सामने वाले से। अब जिस आदमी से आपने ये सप्लाई ली है गुड्स या सर्विस व्हाटसोएवर, वो सप्लायर है आपका नॉर्मल सप्लायर इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जिसे सेक्शन 37 में अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जीएसटीआर 1 में फर्निश करनी होती है। तो ये कंडीशन 2 वो ये कहती थी जब आपका ऐसा सप्लायर है आप उससे अगर कोई सप्लाई लेंगे तो ये क्रेडिट आपको तभी मिलेगा जब उसने उसको अपनी जीएसटीआर 1 में डिटेल डाल दी और वो डिटेल आपको लीगल प्रोविजन के हिसाब से जीएसटीआर 2B में कम्युनिकेट कर दी गई। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आपको उस आईटीसी अवेलमेंट का राइट नहीं आएगा। ठीक है जी, टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट issued by the supplier has been furnished in the GSTR 1 under section 37। ठीक है जी, तो जब इसने ये बोला ना कि उसने अपनी GSTR 1 सेक्शन 37 में डाल दी तो डेफिनेटली ये उस इनवॉइस और डेबिट नोट बेस्ड क्रेडिट की बात कर रहे हैं जब आपने उस सप्लायर से लिया जिसे GSTR 1 फाइल करनी होती है। प्लीज अप्रिशिएट इट। अगर आपका सप्लायर वो है जिसे जीएसटीआर 1 देनी ही नहीं है तो उसका जीएसटीआर 1 देना, कम्युनिकेशन होना, इस बात का क्वेश्चन अराइज ही नहीं होगा। तो उन वाले आईटीसी के ऊपर आपको कंडीशन नंबर 2 नहीं पढ़नी होती। ठीक है, इन एनी केस खैर मेजोरिटी ऑफ द सप्लायर जो जीएसटी में है वो नॉर्मल सप्लायर ही होते हैं, तो मेजोरिटी के लिए ये कंडीशन आ जाएगी कि उस नॉर्मल सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में डिटेल डाली और जीएसटीआर 1 या आईएफएफ जो भी है उसमें डिटेल डाली और वो आपको कम्युनिकेट हो गई, आपके जीएसटीआर 2B में वो आनी चाहिए। सच डिटेल हैव बीन कम्युनिकेटेड टू रेसिपिएंट इन द मैनर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 37। एंड 37 में ये लिखा हुआ है रूल 60 में कि वो आपके 2B में जो है वो ऑटो पॉपुलेट की जाती है। यहां तक क्लियर है? यस। अब इसकी लिंकिंग में जो चौथी कंडीशन ऐड हुई है, मैंने पीछे भी बोला, अब फर्दर उन्होंने नए प्रोविजन ये बनाए हैं। सेक्शन 38 जो नया इंट्रोड्यूस किया गया है पुराने को हटा करके, उसमें ये लिखा गया है कि भाई साहब हमारा जो पोर्टल है वो आज की डेट में जब जीएसटीआर 1 से डिटेल आपको देगा तो वो 2 पार्ट में कैटेगराइज करके देगा।
अगर रिस्की सप्लायर लगेगा उन्हें तो वो उसे रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी के सेंस में ऑटो पॉपुलेट करके देंगे, बताएंगे ये रेस्ट्रिक्टेड है, और अगर वो रिस्की नहीं होगा तो फिर वो अनरेस्ट्रिक्टेड के सेंस में देंगे। तो आपको चौथी कंडीशन में उन्होंने ये कह दिया है कि आप क्रेडिट सिर्फ तभी लेंगे जब आपको ये जो कम्युनिकेशन किया गया ना ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। डिटेल्स ऑफ आईटीसी जो कम्युनिकेट किया गया अंडर सेक्शन 38 वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। पीछे भी बोला, फिर से दोहरा रहा हूं, ये दोनों कंडीशन आपको सिर्फ तभी लगानी है जब आपका वो जो पर्सन है ना जिससे आपने सप्लाई ली है वो क्या है, वो आदमी है जिसे जीएसटीआर 1 डालनी है, क्योंकि तभी यहां से ये बात आएगी। आर यू ओके विद दिस? ठीक है जी, चलिए अब सेक्शन 38 का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास डिटेल में आएगा। नेक्स्ट पेज पर हम प्रोसीड कर जाते हैं। सारी अमेंडमेंट अब सिरे से आती जाएगी। तो सबसे पहले बेटा सेक्शन 41, इसमें आईटीसी को लेकर के जो चेंज हुए थे वो मैंने आपको रिटर्न वाले चैप्टर के साथ डिस्कस कर दिए थे। पुराना सेक्शन 41 का कहता था आप रिटर्न में जो आईटीसी लेंगे वो प्रोविजनल होगा, जो बाद में मैचिंग के बाद फाइनल होगा। अब लेकिन वो मैचिंग कभी होती नहीं थी, तो पुराना सेक्शन 41 सब्स्टिट्यूट कर दिया गया और नए ने क्या बोला था, भाई साहब आईटीसी आप जो भी ले रहे हैं वो फाइनल है, बट स्टिल आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आपका एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, अगर अल्टीमेटली सप्लायर ने टैक्स नहीं दिया तो आपको अलोंग विद इंटरेस्ट वो रिपे करना पड़ सकता है, बट आपका साथ में ये स्टैट्यूटरी राइट रहेगा कि कल अगर वो पे कर देता है तो आपको रीअवेल हो जाएगा। ठीक है जी। अब वो किस तरीके से किस सर्कमस्टांसेस में हम आपको परेशान करेंगे वो हम रूल में प्रेस्क्राइब करेंगे। जो रूल अभी आपके मई 2023 अटेम्प्ट तक नोटिफाई नहीं था, तो आपको वो कुछ भी नहीं पढ़ना है। बस आपको अभी प्रिंसिपली इतना ध्यान में रखना है कि हाँ 41 सब्स्टिट्यूट हो गया, आज की डेट में जो आप लेते हैं वो फाइनल होता है। ऑब्लिगेशन है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसका कंसिक्वेंस बाद में अराइज होगा जैसे ही रूल आएगा। फिर उसके बाद सेक्शन 16(2), ठीक है बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें ये नई कंडीशन ऐड हुई है, इसका हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ। अब 16(2)BA जो नया ऐड हुआ है उसने क्या बात बोली, दोहराते हैं। उसने कहा जी आईटीसी एडमिसिबल होगा ओनली इफ डिटेल्स ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट सप्लाई कम्युनिकेटेड टू सच रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 38 हैज नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है जी, तो सुनो अब जरा ध्यान से। अब ये एक छोटा सा डायग्राम पहले यूज करो। ये हमारे पास रेसिपिएंट है, ये हमारे पास सप्लायर है, और मान के चल रहा हूं दोनों हमारे पास नॉर्मल है। ये वाला भी नॉर्मल सप्लायर है और ये वाला भी नॉर्मल सप्लायर है, रजिस्टर्ड पर्सन है दोनों। तो इस नॉर्मल सप्लायर ने दूसरे नॉर्मल सप्लायर को, रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की, विच इज B2B सप्लाई। अब एज अ नॉर्मल सप्लायर इस पर्सन को एक तो अपनी GSTR 1 भरनी है सेक्शन 37 रेड विद रूल 59, एंड दूसरा इसे अपनी रिटर्न भरनी है GSTR 3B सेक्शन 39 में। ठीक है जी, ये दो कंप्लायंसेस है उसके। चलिए, और ये भी क्योंकि नॉर्मल सप्लायर है तो इसे भी वही दो काम करने हैं, इसे भी अपनी GSTR 1 भरनी है सेल्स की डिटेल और अपनी GSTR 3B भरनी है रिटर्न। ठीक है, अब फ्लो हम करते हैं। जो सप्लायर है उससे आपने सप्लाई ली, उसने आपको टैक्स इनवॉइस उस सप्लाई का जो था वो सेक्शन 31 के हिसाब से दे दिया। आपके पास वो टैक्स इनवॉइस है, आपने सप्लाई ले ली, आपके पास टैक्स इनवॉइस है। लेकिन क्रेडिट लेने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। हमने पढ़ा क्रेडिट लेने के लिए एसेंशियल कंडीशन होगी कि इसने अपनी GSTR 1 में इस इनवॉइस को डिक्लेयर किया, और उसने जो डिक्लेयर किया वो चीज़ आपको आपके GSTR 2B में कम्युनिकेट करके जो है वो फर्निश कर दी गई। बाकी जस्ट फॉर योर नॉलेज अगर बात करूं तो आप इस बात को जानते हैं, जब एक सप्लायर अपनी GSTR 1 भरता है तो वहां से सामने वाले को दो जगह पर डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट की जाती है। एक तो उसके GSTR 2A में जाती है जिसमें उसे इनवर्ड सप्लाई की डिटेल जाती है, और एक उसको GSTR 2B में जाती है जिसमें उसे उसका ITC का अमाउंट जो है वो रिफ्लेक्ट किया जाता है। आज की डेट में बेटा जो GSTR 2A है इसकी कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि इसमें सिंपली आपने जो परचेज किया वो सप्लाई शो की जाती है। आपके आईटीसी के लिए 2A का कोई रोल नहीं है, आईटीसी आपका 2B के ऊपर बेस जो है वो चलता है, आपके 2B में वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ठीक है जी। अब सामने वाला पर्सन जब GSTR 1 में उसे डिक्लेयर करेगा तो आपके पास वो 2B में जाएगी, और 2B में कैसे जाएगी, प्रेस्क्राइब तरीके से जाएगी, जिसका हमारे पास है रूल 60। ठीक है जी। 60 से अगर आप एक पर्टिकुलर महीने में आईटीसी ले रहे हैं और उस महीने के GSTR 2B में वो आ गई है, तो फिर आप उसको
अपनी जीएसटीआर 3B में जो है वो क्लेम कर सकते हैं। और इनफैक्ट आप सभी लोगों को ये तक पता होगा प्रैक्टिकली क्या होता है, 1 से ऑटो पॉपुलेशन होता है 2B में, और 2B से ऑटो पॉपुलेशन जीएसटीआर 3B में भी जो है वो कराया जाता है। ठीक है जी। अब नई बात जो सेक्शन 38 ने कहने की कोशिश करी है कि ये सब काम तो हो ही रहा है, यहां से डिटेल यहां जा ही रही है, लेकिन 38 ने अब नई बात ये बोली है कि अगर ये जो सप्लायर है जीएसटीआर 1 भरने वाला, अगर ये सेक्शन 38 में कुछ रिस्की सप्लायर जो बताए गए हैं, अगर ये उस कैटेगरी में आता है, ये जो सप्लायर है जीएसटीआर 1 जो भर रहा है, अगर ये सेक्शन 38 में जो बताए गए हैं कुछ रिस्की सप्लायर उनकी कैटेगरी में आता है, तो हम जब इसको यहां ऑटो पॉपुलेट करेंगे तो ऑटो पॉपुलेशन करते टाइम उस केस में हम इसे रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी की सेंस में ऑटो पॉपुलेट करेंगे, और सामने वाले को यह ध्यान में रखना है उस केस में ये आईटीसी ना ले। अगर वो रिस्की नहीं है तो फिर हम इसे अनरेस्ट्रिक्टेड आईटीसी के तौर पर शो करेंगे, और सामने वाला जो होगा इस केस में ही सिर्फ अपना आईटीसी अवेल करने के बारे में सोचे। सर सोचे क्यों? ले ले बेटा, सोचे मैंने इसलिए कहा, ध्यान से सुनना, अगर रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म में शो किया तो आपने नहीं लेना, बट अगर अनरेस्ट्रिक्टेड शो किया तो मैंने इसलिए कहा कि ये सोचे, क्योंकि हो सकता है ये सप्लाई इसके एंगल से ब्लॉक्ड हो। अगर ब्लॉक्ड होगी तो इसे फिर भी नहीं लेना, सेक्शन 17 भी तो कंप्लाई करना है। रेस्ट्रिक्टेड को तो हाथ ही नहीं लगाना, अनरेस्ट्रिक्टेड होगा तो चेक कर लेना कि अनरेस्ट्रिक्टेड है, सेक्शन 16 में तो कोई इशू नहीं है, बट अदर प्रोविजन भी तो कंप्लाई हो रहे हो। अगर किसी भी वजह से अभी नहीं बनता होगा तो फिर मत लेना। तो लॉ की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना। लॉ कहेगा अगर अनरेस्ट्रिक्टेड गया तो क्रेडिट मे बी अवेल्ड, मे इसलिए क्योंकि आपको और भी प्रोविजन का फुलफिलमेंट एश्योर कराना है, और अगर रेस्ट्रिक्टेड गया तो शैल नॉट बी अवेल्ड, उसको तो हाथ ही नहीं लगाना है। आर यू ओके विद दिस? ये है प्रिंसिपली सेक्शन 38। चलो आगे, चलो अब साइड में जरा देखते हैं सेक्शन 38 कहता क्या है। सेक्शन 38 की वैसे आपको पूरी लीगल लैंग्वेज मेरी लीगल टेक्स्ट वाली बुकलेट में मिल जाएगी, बट मैंने उसी लीगल लैंग्वेज का पूरा पोर्शन यहां लिखा है, बट सिर्फ थोड़ी लैंग्वेज आसान कर दी है, विच इज सफिशिएंट फॉर यू। बाकी फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार यहां से समझ लीजिएगा, बाद में एक बार लीगल टेक्स्ट जरूर पढ़ लेना, ठीक है? फॉर योर ऑन अंडरस्टैंडिंग हमेशा बेटर रहता है एक बार रीडिंग कर लो। तो सेक्शन 38 जो कि फाइनेंस एक्ट 2022 से सब्स्टिट्यूट होके आया है, ठीक है जी। अब इसमें यह कहा गया है सेक्शन 38(1), ध्यान से सुनना बेटा। अब ये कहता है फॉलोइंग 2 थिंग्स शैल बी मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट को जीएसटी की पोर्टल के द्वारा 2 चीजें जो होगी वो अवेलेबल कराई जाएंगी। नंबर 1, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड अंडर सेक्शन 37(1). वो जो 37(1) में जीएसटीआर 1 सप्लायर ने फर्निश करी, जीएसटीआर 1 या आईएफएफ जो भी था, वो डिटेल्स जो होंगी वो अवेलेबल कराई जाएंगी। एंड डिटेल्स ऑफ अदर प्रेस्क्राइब्ड सप्लाई, जीएसटीआर 2B में आपको पता है इस सप्लायर के अलावा आपके पास, मैंने बताया था ना, एनआरटीपी वाली भी आती हैं, आईएसडी वाली भी आती है, और इंपोर्ट्स वगैरह का डाटा भी आता है। तो ये वही कहना चाह रहे हैं कि हम रेसिपिएंट को अवेलेबल कराएंगे जीएसटीआर 1 वाला ऑटो पॉपुलेशन और उसके अलावा अदर प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है? तो रूल 60 ने ये सब बोल रखा है, जीएसटीआर 1 से आएगा, एनआरटीपी से आएगा, आईएसडी से आएगा, एंड इंपोर्ट्स आएगा। तो वो जो भी होगा हम अवेलेबल कराएंगे। ओके, चलिए यहां मैं एक बात आपको बोल दूं बेटा, रूल 60 वो ऑलरेडी बना हुआ था, बट पहले जो रूल 60 था ना उसका सपोर्ट सिर्फ सेक्शन 37 था। आज की डेट में रूल 60 सेक्शन 37 की लिंकिंग में भी काम करता है एंड सेक्शन 38 की लिंकिंग में भी काम करता है। क्यों? सेक्शन 37 में जीएसटीआर 1 जाती है और उसका कम्युनिकेशन होता है जीएसटीआर 2B में, तो 37 का सपोर्ट आता है। एंड अदर सप्लाई, ये एनआरटीपी वगैरह वाली जो है वो जीएसटीआर 2B में जाती है, उनका सपोर्ट 37 से नहीं आता, उनका सपोर्ट जो है वो सेक्शन 38 से जो है वो आता है। चलिए, तो ये सारी डिटेल्स हम उसको अवेलेबल कराएंगे, और इसके अलावा हम उसको एक ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ आईटीसी जो होगा वो अवेलेबल कराएंगे।
सारी डिटेल्स अवेलेबल कराएंगे और उन सप्लाईज के बेसिस पर हम उसको एक ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट जिसमें आईटीसी रिलेटेड डिटेल उसकी होगी वो हम अवेलेबल कराएंगे। ये और कुछ नहीं है, ये हमारे पास है जीएसटीआर 2B। मैं बोल देना चाहता हूं सेक्शन ने जीएसटीआर 2B कहीं भी एज सच मेंशन नहीं किया, बट रूल में क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये 2B में अवेलेबल कराई जाती है। तो सेक्शन कह रहा है जी हम आपको ये डिटेल्स अवेलेबल कराएंगे और उन डिटेल्स के बेसिस पर आपको आईटीसी का एक ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट जो होगा वो अप्लाई कराएंगे, ऑटो जनरेटेड। और आपको याद है मैंने रिटर्न वाले चैप्टर में बोला था आपका 2B जो है पहले उसका नाम था ऑटो ड्राफ्टेड, फिर उन्होंने उसको कर दिया ऑटो जनरेटेड। वो इसलिए कर दिया बिकॉज सेक्शन 38 से सिंक्रोनाइज किया। 38 ने क्या वर्ड यूज किया? ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट। तो इस वजह से हमने कॉरेस्पॉन्डिंगली उसका नाम अब चेंज कर दिया। चलिए तो आ गई जी, हमने आपको डिटेल्स अवेलेबल करा दी। 38(1) ने सिंपली ये बोला ये डिटेल्स विद आईटीसी स्टेटमेंट हम आपको अवेलेबल कराएंगे रेसिपिएंट। फिर उसके बाद 38(2) वो ये कहता है अब ये जो आपका ऑटो जनरेटेड आईटीसी स्टेटमेंट हम आपको अवेलेबल कराएंगे ना, दैट इज 2B, दैट शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें दो बातें होंगी, ये दो टुकड़ों में आपको अवेलेबल कराया जाएगा। ए, डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाई वेयर आईटीसी मे बी अवेलेबल, ध्यान से सुनना, मे बी अवेलेबल। एंड बी, डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाई वेयर आईटीसी कैन नॉट बी अवेल्ड आइदर होली और पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग रीजंस आगे पढ़ेंगे। तो ये दो पार्ट में होगा। ए, इसमें वो होगा जिसका क्रेडिट आपको अवेलेबल हो सकता है, एंड दूसरा वो जिसका नहीं हो सकता। ये जो नीचे वाला है ना बेटा, ये आपका है बेसिकली इनएलिजिबल आईटीसी, जिसको मैं बोलता हूं रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी, नहीं लेना। ये उन सप्लायर से आया होगा जिसको हमने नीचे पॉइंट नंबर 1 to 6 में रिस्की पाया होगा, तो इसका क्रेडिट आपको नहीं लेना है। ठीक है जी। और जो अदर्स वाला होगा उसका हम क्या कह रहे हैं? मे बी अवेलेबल। ये आपका एलिजिबल हो सकता है सब्जेक्ट टू अगर इस पर कहीं और कोई रेस्ट्रिक्शन जो है वो हिट नहीं हो रही है, लाइक ब्लॉक्ड आईटीसी एंड सो ऑन। क्लियर है बेटा? और यहीं से उन्होंने 16(2) को लिंक किया था कि भाई साहब आपको अगर 38 में हमने इस पार्ट में कुछ कम्युनिकेट किया है तो 16(2) ने इसी की बात करी थी, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका अगर ये वाला होगा तो क्रेडिट नहीं ले सकते, आपके पास राइट सिर्फ तभी आएगा जब वो ए वाले पार्ट में आपको कम्युनिकेट किया गया हो। आई होप नाउ दिस इज वेल सेटल्ड बियॉन्ड डाउट। यस, अब सिर्फ लास्ट बात समझने की जो रह जाती है वो ये रह जाती है कि वो ऐसे कौन से रीजंस हैं, 6 रीजंस 1 to 6, जिसकी वजह से वो सप्लायर को रिस्की मानेंगे और उस क्रेडिट को जो होगा वो आपका इस कैटेगरी में जिसको आप अवेल नहीं कर सकते वो रिफ्लेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर आइएगा। मैंने लिखा, ये मेरी अपनी सिंपल लैंग्वेज है, 38 इज प्रोवाइडिंग फॉर 6 सिचुएशन ऑन अकाउंट ऑफ विच आईटीसी शैल नॉट बी अवेलेबल टू द रेसिपिएंट। नहीं अवेलेबल होगा मतलब आईटीसी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। एंड ऑल दिस 6 रेस्ट्रिक्शन शैल बी इम्पोज्ड इन अकॉर्डेंस विद सर्टेन प्रोविजन टू बी प्रेस्क्राइब्ड। 6 केसेस इन्होंने बताए हैं, 6 केसेस में ये रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। और लास्ट लाइन मैंने ये बोली है बेटा, ये जो भी 6 रेस्ट्रिक्शंस हैं ये प्रेस्क्राइब्ड तरीके से इंप्लीमेंट की जाएंगी, बट अभी प्रेस्क्राइब्ड करते हुए कोई रूल नहीं आया है। मतलब जिस दिन आ जाएगा उस दिन से ये रेस्ट्रिक्शन ऑपरेशनल हो जाएंगी। प्रेजेंटली ये रेस्ट्रिक्शन ऑपरेशनल नहीं है। एक्ट बन गया, एक्ट में पावर आ गई, रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, बट कहा क्या? रूल में प्रेस्क्राइब करेंगे, तो जिस दिन रूल आएगा उस दिन ऑपरेशनल होगा। बट कोई बात नहीं, एज अ थियोरेटिकल प्रोविजन एग्जाम में थियरी क्वेश्चन आ सकता है कि अंडर व्हाट सिचुएशंस द क्रेडिट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड अंडर सेक्शन 38। ठीक है, तो थियोरी की सेंस में आपको ये पढ़ना है, अभी प्रेजेंटली एप्लीकेबल नहीं है, जब रूल आएगा तब ये एप्लीकेबल होगा। तो थियोरी की सेंस में लेकिन पढ़ें। अब 38(2)B ये कहता है जी डिटेल्स कम्युनिकेटेड टू द रेसिपिएंट। हमने डिटेल बता तो दी, बट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच आईटीसी कैन नॉट बी अवेल्ड, बट आईटीसी नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि जीएसटीआर 1 जहां से ये डिटेल आपको कम्युनिकेट करी है,
ये जीएसटीआर वो है जो फर्निश की गई है बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग सप्लायर। आपकी डिटेल हमने आपको कम्युनिकेट कर दी, टू बी में आ रही है, बट आपको आईटीसी नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि ये डिटेल उस जीएसटीआर 1 से आ रही है जो जीएसटीआर 1 इस कैटेगरी ऑफ सप्लायर ने फर्निश करी है। प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो आपका सप्लायर जीएसटीआर 1 वाला है, सिर्फ तभी ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई होंगी। अगर वो सप्लायर जीएसटीआर 1 वाला है और वो इन 6 में से कहीं भी आ रहा है तो फिर रेस्ट्रिक्शन का दायरा आ जाएगा। ठीक है जी। पहला नंबर 1, अगर वो जो सप्लायर है वो हमें इस वजह से रिस्की लग रहा है बिकॉज ही इज रजिस्टर्ड विद इन प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? अब आपने जिस सप्लायर से सप्लाई ली, ठीक है, ये जीएसटीआर 1 वाला सप्लायर है। अब ये क्या बेटा, ये ना न्यूली रजिस्टर्ड हुआ है, इसे रजिस्ट्रेशन लिए हुए बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। अब गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकली ये देखा था कि फेक इनवॉइसिंग के बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। उसमें लोग क्या करते हैं, अपनी एक एंटिटी जीएसटी में रजिस्टर करा लेते हैं, ठीक है, और फिर गलत काम करना है तो वो क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन लेने के साथ ही करोड़ों करोड़ों रुपए के इनवॉइस जो है वो इशू करने स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मंशा सिर्फ क्या होती है कि हम जो है वो क्रेडिट आगे पास ऑन कर दें। जीएसटीआर 1 भर देते हैं करोड़ों करोड़ों रुपए की, और क्रेडिट जो है उन फेक इनवॉइसेस का जो है वो पास करा देते हैं। अच्छा, और उनको भी पता होता है गलत काम कर रहे हैं तो पकड़े जा सकते हैं, तो ये क्या करते हैं ना, रजिस्ट्रेशन करा के कुछ ही समय में बड़ा वॉल्यूम में काम करके फिर उसके बाद भाग जाने की कोशिश करते हैं। अब लॉ मेकर्स ने क्या कहा कि अगर एक आदमी ऐसा है जिसको रजिस्टर्ड हुए हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ है, तो उसका अचानक से इतने बड़े वॉल्यूम में काम तो नहीं हो सकता। भाई न्यूली रजिस्टर्ड आदमी है तो उसका वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ना चाहिए ना, तो उसका अचानक ही बड़े वॉल्यूम में काम हमें दिख रहा है, तो हम इस बात का आइडिया लगा सकते हैं कि ये रिस्की है। नए रजिस्ट्रेशन लेते ही ऐसे कैसे इसने 500 करोड़ 600 करोड़ का काम कर दिया। तो उस एंगल से बेटा उन्होंने ये फर्स्ट पॉइंट बनाया है कि अगर रजिस्ट्रेशन लेते हुए इसे कुछ ही समय हुआ होगा, ठीक है, लेकिन हमें दिख रहा है काम बहुत है, तो हमें रिस्की लगेगा, और उस केस में हम जो होगा इसको रेस्ट्रिक्शन के लिए ठीक समझेंगे और अकॉर्डिंगली हम इसकी डिटेल रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में जो होगा वो कम्युनिकेट करेंगे। सर कितना समय? बेटा वो रूल में प्रेस्क्राइब किया जाएगा। डिटेल तो सारी रूल में आएगी। देखो यहां तो उन्होंने ब्रॉड प्रिंसिपल बना दिए हैं कि किस वजह से हम उस सप्लायर को जो है वो रिस्की मान रहे हैं, कि उसको रजिस्ट्रेशन लिए हुए कितना टाइम हुआ वो हम रूल में बताएंगे कि हम उसको रिस्की समझ ले, वो सब पैरामीटर्स रूल में आएंगे। चलिए जी दूसरे की बात करते हैं। दूसरी कैटेगरी, सप्लायर हु हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ टैक्स एंड सच डिफॉल्ट हैज कॉन्टिन्यूड फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अब अगर जो पर्सन है, क्या है वो रजिस्टर्ड है, उसे रजिस्टर्ड हुए काफी समय हो गया, न्यूली रजिस्टर्ड नहीं है, पर वो जो पर्सन है उसके एंड पे से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि वो टैक्स पेमेंट नहीं कर रहा है। टैक्स पेमेंट नहीं कर रहा है का मतलब क्या हो गया, बेसिकली वो अपनी रिटर्न जो है वो सबमिट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन विजुलाइज कर लो, मान लो यहां हमारे पास एक सप्लायर है, नॉर्मल सप्लायर है, बट लेट्स सपोज क्यूआरएमपी वाला है। तो क्यूआरएमपी वाले को बेटा क्या काम करना होता है, उसे अपना क्वार्टरली बेसिस पर रिटर्न देनी है, M1 M2 M3। ठीक है, अब सुनो, अब हमारे पास कहानी ऐसी विजुलाइजेशन लेना। इसने क्या किया, M1 के लिए IFF फाइल कर दी, याद है 13 तारीख तक क्रेडिट पास ऑन हो गया, IFF फाइल कर दी तो भी 2B में चला जाएगा। M2 के लिए IFF फाइल कर दी, चला जाएगा 2B में। M3 जब खत्म हुआ तो फाइनली इसने अपनी GSTR 1 जो है वही फाइल कर दी, 2B में चला जाएगा। यस, लेकिन बेटा अब इस क्वार्टर के खत्म होने के बाद जो रिटर्न जानी थी वो रिटर्न इसने नहीं दी। तो कहानी सुनिएगा फिर से, M1 IFF फाइल क्रेडिट पास, बट जो मंथली टैक्स पेमेंट बनती थी वो नहीं हुई। M2 IFF फाइल क्रेडिट पास, बट जो मंथली पेमेंट बनती थी वो नहीं हुई। M3 GSTR 1 फाइल्ड क्रेडिट पास्ट, बट रिटर्न से जो पेमेंट जानी थी वो नहीं हुई। अभी 3 महीने लगातार क्या कर रहा है, क्रेडिट पास किए जा रहा है, पर इसने गवर्नमेंट को टैक्स के नाम पर पेमेंट कुछ भी नहीं करी। तो गवर्नमेंट को ये रिस्की नजर आ सकता है, एंड स्पेसिफिकली तब जब इसका वॉल्यूम ज्यादा हो। तो गवर्नमेंट
ऐसे सप्लायर के रिस्पेक्ट में रूल से प्रेस्क्राइब कर देगी, ऐसे सप्लायर के रिस्पेक्ट में रूल से प्रेस्क्राइब कर देगी कि भाई साहब ये सप्लायर वो है जो डिफॉल्ट करके बैठा हुआ है पेमेंट ऑफ टैक्स में, इसका डिफॉल्ट प्रेस्क्राइब पीरियड से चल रहा है, जो भी उन्हें ठीक लगेगा, तो फिर वो कह देंगे जी इससे जो भी कम्युनिकेशन होगा वो हम रिस्की कैटेगरी में, रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में शो करेंगे। चलिए जी, तीसरी कैटेगरी, सप्लायर हुज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी रिपोर्टेड इन GSTR 1 as furnished during the prescribed period is more than the output tax liability paid through GSTR 3B and such differences exceeds the prescribed limit। अब मान लीजिए GSTR 1 में आपने अपनी आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर करी, क्रेडिट पास ऑन कर दिया। अब जो आपने GSTR 1 में आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर करी तो कॉरेस्पॉन्डिंगली फिर GSTR 3B में उसका टैक्स भी देना होगा, यस। लेकिन हमें क्या नजर आ रहा है कि आपने GSTR 1 तो बड़ी हाई वैल्यू की भरी थी, लेकिन GSTR 3B में जो टैक्स पे किया वो कम वैल्यू का पे किया। क्लियर है बेटा? दोबारा बोलता हूं, आपने GSTR 1 में सप्लाई ज्यादा दिखाई, लेट्स सपोज 300 करोड़, लेकिन जब GSTR 3B में टैक्स भरने की बारी आई तो आपने जो टैक्स भरा वो आपने सिर्फ लेट्स सपोज 250 करोड़ का भरा, 50 करोड़ का आपने टैक्स नहीं भरा। तो फिर गवर्नमेंट को यहां भी रिस्क नजर आएगा कि भाई सप्लाई डिक्लेयर ज्यादा कर रहा है, क्रेडिट तो ज्यादा का पास ऑन हो रहा है, लेकिन जब टैक्स पेमेंट की बात आ रही है तो टैक्स पेमेंट जो है वो ये प्रॉपर नहीं कर रहा। तो इसको भी इन्होंने एक रिस्की फैक्टर बना लिया और कहा है कि इसके बेसिस पर भी हम जो है ऐसे सप्लायर के रिस्पेक्ट में जब कम्युनिकेशन रेसिपिएंट को करेंगे तो रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में करेंगे। अच्छा, अब यहां पर आप क्या ध्यान में रखेंगे बेटा, जब वो ये देखेंगे कि GSTR 1 में ज्यादा है और GSTR 3B में कम है, तो क्या ये किसी एक महीने के बेसिस पर देखेंगे या 3, 4, 5, 6 महीने के कॉम्युलेटिव बेसिस पर देखेंगे? क्या एक ही महीने में अगर डिफरेंस मिला तो वो उसको रिस्की समझ लेंगे, या उसके कुछ एग्रीगेट बेसिस पर देखेंगे कि यार 6 महीने के एग्रीगेट बेसिस पर देख रहे हैं और ऐसा कुछ है? तो प्लीज आप ध्यान में रखेंगे कितने महीने का देखेंगे वो तो ये प्रेस्क्राइब करेंगे, वो रूल से ही पता चलेगा। अभी तो सिर्फ हम ब्रॉड प्रोपोजिशन समझ रहे हैं कि वो 1 महीने का देखेंगे या कॉम्युलेटिव बेसिस पर कुछ महीने का देखेंगे, वो रूल से पता चलेगा। दूसरी बात, क्या अगर छोटे मोटे वेरिएशन हुए तो भी उसे रिस्की समझेंगे? कितना डिफरेंस होगा कि वो रिस्की समझा जाएगा? तो अगेन प्लीज ध्यान में रखिएगा, वो डिफरेंस भी जो होगा वो रूल बताएगा कि कितनी लिमिट तक के डिफरेंस को इग्नोर कर देंगे और कितने लिमिट को जो होगा वो रिस्की की कैटेगरी में लेंगे, वो सब रूल बताएगा। अभी तो ब्रॉड प्रिंसिपल समझ लो, ठीक है जी। चलिए चौथी कैटेगरी, अब चौथी कैटेगरी में कहते हैं सप्लायर हु ड्यूरिंग द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, जो रूल में बताया जाएगा, हैज अवेल्ड ITC मोर देन द एलिजिबल ITC अवेलेबल इन हिज GSTR 2B एंड सच डिफरेंस एक्सीड्स द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। अब जिस सप्लायर से आपने सप्लाई ली है, ठीक है, तो उसने खुद भी ITC लिए होंगे बेस्ड ऑन हिज GSTR 2B। अब अगर हमें कोई ऐसा पर्सन दिखाई दिया कि उसने GSTR 2B में क्रेडिट कम आ रहे हैं जबकि वो रिटर्न में GSTR 3B में क्रेडिट जो है वो ज्यादा क्लेम कर रहा है, मतलब वो कंडीशन वायलेशन में ITC ले रहा है, ITC उसका 2B में, उसके 2B में कम है लेकिन वो ज्यादा ITC जो है वो अपने 3B में क्लेम कर रहा है, तो हमें ये आदमी भी ठीक नहीं लग रहा भाई, ये आदमी भी हमें ठीक नहीं लग रहा। क्लियर है? तो इस आदमी के रिस्पेक्ट में भी उन्होंने बोल दिया ये रिस्की सप्लायर होगा, तो इसने आगे जिसको भी माल बेचा होगा हम रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में उसे डालने की सोचेंगे। और फिर वही बात, ये जो डिफरेंस वो देखेंगे कि 2B में कम था जबकि 3B में इसने ज्यादा लिया, ये 1 महीने का देखेंगे या कॉम्युलेटिव बेस पर, वो बेटा रूल बताएंगे। और डिफरेंस की लिमिट क्या होगी जिसकी वजह से रिस्की बनेगा, वो भी जो होगा वो रूल बताएंगे। चलिए नेक्स्ट वन, सप्लायर who defaulted in discharging his tax liability in accordance with 4912। 4912 वो जो 1% कैश पेमेंट वाला रूल होता है, अगर सप्लायर ऐसा है जो 4912 से हिट होता है कि उसे 1% कैश लेजर से पे करना चाहिए, बट उसने
सारा ही क्रेडिट से पे कर रखा है, देन ऐसे सप्लायर को भी रिस्की मानेंगे, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शन एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। तो अगर वो खुद डिफॉल्टर है 4912 का, ठीक है जी, उसको हमने रिस्की समझा था, तभी तो हमने उसे 4912 में रूल 86B के तहत ये बोला होगा कि भाई तू 1% कम से कम कैश दे। रिस्की समझा होगा तभी बोला होगा ना। तो अगर ऐसा रिस्की आदमी था और हमें उसके रिलेशन में अब आगे भी डाउट लग रहा है, तो हम रूल के थ्रू बताएंगे कि ऐसे आदमी से कब हम उसे रिस्की समझते हुए रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी जो होगा शो करेंगे। एंड द लास्ट वन इज सच अदर क्लास ऑफ सप्लायर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। उन्होंने बोला अभी तो हमारी समझ इन 5 एरिया तक की है, बट हो सकता है जैसे जैसे लॉ इंप्लीमेंट हो और भी रिस्क फैक्टर नजर आए तो फिर हम फ्यूचर में और भी रूल के थ्रू जो है वो क्लास ऑफ सप्लायर जो है वो प्रेस्क्राइब कर सकते हैं कि ये भी रिस्की है। आर यू ओके विद दिस? तो ये 6 कैटेगरी है बेटा, और ये थ्योरेटिकल प्रोविजन है, अभी मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि रूल जब प्रेस्क्राइब्ड होंगे तभी पूरी क्लैरिटी आएगी। लेकिन उन्होंने ये बोल दिया है जी, इनके थ्रू क्रेडिट हमारे पास पावर आ गई है कि हम रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी की सेंस में कम्युनिकेट करेंगे, एंड रेसिपिएंट हैज टू मेक श्योर ऐसे क्रेडिट को वो हाथ ना लगाए जो इधर नहीं फॉल किया, अनरेस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेट हुआ, वो सिर्फ उसी के बारे में क्रेडिट को लेने की सोचे। आई होप दिस इज एम्पली क्लियर। चलिए प्रोसीड करते हैं। 16(2) एंड सेक्शन 38 की लिंकिंग पूरी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन 16(4), टाइम लिमिटेशन की बात है, हो गई है, दोबारा नहीं दोहराऊंगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट रूल 37। रूल 37 बहुत प्यारी अमेंडमेंट है बेटा। मैंने आपको क्या बताया था जी भाई साहब, सेक्शन 16 में एक प्रोविजो है, ठीक है, जो क्या कहता है कि सुनो, रेसिपिएंट एज अ रजिस्टर्ड पर्सन, आप इस पर्टिकुलर महीने में आपने कोई इनवर्ड सप्लाई ली, उसका प्रॉपर टैक्स इनवॉइस आपके पास है, आपने किसी नॉर्मल सप्लायर से ली, उसने अपनी GSTR 1 टाइमली डिक्लेयर करी, जिसकी वजह से ये आपके GSTR 2B में प्रॉपरली आ भी रही है, और ये रिस्की विस्की नहीं है तो अनरिस्ट्रिक्टेड आ रही है, गुड्स भी आप रिसीव कर चुके हो, तो रिटर्न फाइल करके आप अपने ITCs के ले लो। पर आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आपने ये जो माल है ये क्रेडिट पर खरीदा है, ठीक है ना, उधार पर खरीदा है, आपने ये सर्विस उधार पर ली है, अभी पेमेंट नहीं करी है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको इस इनवॉइस के, क्या इस इनवॉइस के 180 डेज के अंदर अंदर उसको, इस इनवॉइस में जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड GST है, इस इनवॉइस में जो भी अमाउंट बनता है वो आपने सामने वाले को पे कर दिया हो। सेक्शन 16(2) का ये प्रोविजो है, अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए रिकलेक्ट करने में कि भाई साहब आपने सामान खरीदा, आपके पास डॉक्यूमेंट है, गुड्स या सर्विस ले भी लिए हैं, उसने 1 में कम्युनिकेट भी किया है, आपके पास 2B में आ रहा है, और कोई रेस्ट्रिक्टेड की सेंस में भी नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो, जैसे मान लो ये अप्रैल का महीना है, ठीक है बेटा, इनवॉइस है आपका 10 अप्रैल का मान लो, तो इनवॉइस है, आपने गुड्स सर्विस रिसीव किए, उसने अप्रैल की GSTR 1 में प्रॉपर डिक्लेयर किया, और आपकी GSTR 2B जो अप्रैल की है उसमें ये कम्युनिकेट हो रहा है, कोई रेस्ट्रिक्शन के साथ नहीं हो रहा, तो अप्रैल में जब आप अपनी GSTR 3B रिटर्न भरो तो उस रिटर्न में आप इस क्रेडिट को जो है वो क्लेम कर लो। लेकिन मेक श्योर कि आप आगे चल के उस आदमी को 180 डेज में पेमेंट कर दो, ठीक है। और बेटा प्लीज ध्यान में रखना 180 डेज जो है वो इनवॉइस की डेट्स देखने हैं, ठीक है। आप 3B, मान लो आपने 3B अप्रैल की फाइल कर दी, मंथली वाले हो तो आपने 20 मई को फाइल कर दी, ड्यू डेट पर फाइल करी लेट्स सपोज, तो क्रेडिट आपने ले लिया 20 मई को। आप ये एश्योर करना कि आगे चल करके अपने अकाउंटेंट को प्रॉपर बोल के रखना कि जो इनवॉइस है वो 180 डेज के अंदर पे हो जाए, क्योंकि अगर 180 डेज के अंदर पे नहीं होगा तो ये प्रोविजो ये कहता था अगर 180 डेज के अंदर ये पे नहीं हुआ, देन इन दैट सिचुएशन आपको जो होगा वो
कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ जाएंगे। जो आईटीसी आपने अवेल किया था उतने का अमाउंट जो होगा वो आपकी एक तरीके से आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की तरह बन जाएगा और उसको आपको प्रेस्क्राइब्ड मैनर में जो होगा, आपको प्रेस्क्राइब्ड मैनर में जो होगा वो पे करना पड़ेगा। मैं दोहरा देना चाहता हूं, जरा वर्ड फॉलो करना। क्रेडिट तो ले लो बट मेक श्योर इनवॉइस के 180 डेज में आप पेमेंट कर दो, नहीं तो वो प्रोविजो ये कहता था जो आपने आईटीसी लिया है उतना अमाउंट आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा और वो प्रेस्क्राइब्ड मैनर में जो होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि सब्सिक्वेंटली अगर आप उससे पे कर दोगे तो फिर आप दोबारा से अपना आईटीसी जो होगा वो अवेल कर पाओगे। ठीक है जी। नाउ अब जो प्रेस्क्राइब्ड है वो साथ में लिंकिंग में रूल आता है, रूल 37। इसमें अमेंडमेंट हुई है जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो उस अमेंडमेंट का फ्लो यहां देखना और बहुत अच्छे से देखना बिकॉज बहुत सिग्निफिकेंट है। लो सिंपल था, 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस अगर आप पे नहीं करते हैं तो जो आईटीसी आपने सप्लाई का लिया था 180 डेज की एक्सपायरी के बाद उसके ऊपर इंपैक्ट आ जाएगा। सेक्शन कह रहा था कि उतना अमाउंट आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर और अकॉर्डिंगली अब उसको हैंडल करने के लिए रूल 37 पढ़ना होता था। अब रूल 37 में कुछ जबरदस्त बदलाव हुए हैं, जरा ध्यान से देखना। रूल 37, ठीक है। अब रूल 37 क्या कहता था और नया क्या कह रहा है, मैंने दोनों दिए हैं, ठीक है। तो पहले मैं पढ़ रहा हूं क्या कहता था, फिर आप कंपैरिजन इवैल्यूएट कर पाएंगे। ये कहता था अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड आईटीसी ऑन एनी इनवर्ड सप्लाई बट फेल्स टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर, पर पेमेंट नहीं करता किस चीज की, वैल्यू ऑफ सप्लाई अलोंग विद टैक्स। इनवॉइस में जो भी सप्लाई और टैक्स का अमाउंट है उसकी पेमेंट नहीं करता। कितने दिनों में नहीं करता, विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, 180 डेज में पेमेंट करनी है इनवॉइस की डेट से। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान से सुनना। पुराना 37 ये कह रहा था ही शैल फर्निश द डिटेल्स ऑफ सच सप्लाई, जिसकी उसने इस तरीके से पेमेंट नहीं करी है, इस सप्लाई की वो डिटेल डालेगा। एंड द अमाउंट ऑफ वैल्यू नॉट पेड, जितना उसने पे नहीं किया वो, एंड द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेल्ड ऑफ प्रोपोर्शनेट टू सच अमाउंट नॉट पेड टू द सप्लायर इनफॉर्म GSTR2 फॉर द मंथ इमीडिएटली फॉलोइंग द पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। क्या कह रहा है जी प्रोविजन, जो पुराना रूल 37 है वो अब आपका ये कह रहा है अगर 180 डेज में आप इस तरीके से पे नहीं करते हो तो अब आपको क्या करना पड़ेगा। 37 ये कह रहा है कि जो ऐसी सप्लाई है जिसकी आपने पेमेंट नहीं करी, आपको उसकी डिटेल्स फर्निश करनी है, ठीक है। तो अब रेसिपिएंट को ये सारी सप्लाई रिपोर्ट करनी है कि ये वाली सप्लाई है जिसका मैंने टैक्स पे, जिसकी मैंने सामने वाले को पेमेंट नहीं करी। प्लीज एम्फेसाइज, पुराने रूल 37 के हिसाब से उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि जो भी सप्लाई जिसकी उसने 180 डेज में पेमेंट नहीं करी उसको उसे रिपोर्ट करना है। बताओ जी ऐसी सप्लाई बताओ जिसकी आपने पेमेंट नहीं करी, और उस सप्लाई के रिस्पेक्ट में ये भी बताओ कि पूरी पेमेंट नहीं करी या कुछ अमाउंट की पेमेंट नहीं करी। द अमाउंट ऑफ वैल्यू नॉट पेड एंड द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेल्ड ऑफ प्रोपोर्शनेट टू सच अमाउंट नॉट पेड। मतलब अगर पूरा नहीं पे किया तो बताओ भाई ये फुल अमाउंट नॉट पेड है, और अगर पार्ट पेमेंट नहीं है तो जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट अनपेड है उसको जो है वो आप रिपोर्ट करो, हमें बताओ कि आपने कितना जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंगली जो है वो पे नहीं किया, ठीक है। और ये बताओ कैसे, अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसमें लिखा क्या हुआ था कि आप ये डिटेल जो फर्निश करो वो करो फॉर्म GSTR2, वो फर्निश करो फॉर्म GSTR2। आप समझ गए ना इशारा, GSTR2 क्या था, ये रूल 37 इनिशियल टाइम का ड्राफ्टेड था, जीएसटी की शुरुआत से ही ड्राफ्टेड था, और शुरुआत में GSTR2 भरने के बारे में सोचा गया था, कहा गया था ना मंथली बेसिस पर अब अपने आईटीसी की कहानी इसमें रिपोर्ट करोगे 15 तारीख तक, बट एक्चुअल में ये थी ही नहीं, तो ये रूल पुराना चल रहा था, ठीक है। और आप समझना ये जो GSTR2 का मैकेनिज्म था ये कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था, GSTR2 थी ही नहीं, तो वो एसएससी रिपोर्ट कैसे करे, ऑफ कोर्स ये बात है वो ऐसे रिपोर्ट ही नहीं कर सकता था। तो लॉ में चल क्या रहा था, रूल भले ही ये कह रहा हूं, लेकिन गवर्नमेंट ने क्योंकि 2 कभी ऑपरेशनली नहीं करी थी तो वो क्या करते थे, वो उन पर्सन से इस तरीके की सप्लाई अगर होती थी तो उसकी डिटेल उससे GSTR 3B में लेते थे, और GSTR 3B में जो आईटीसी वाला कॉलम टेबल 4 करके कुछ होती थी उसमें कहा जाता था कि जो आपने पेमेंट नहीं करी उसको जो आईटीसी उस महीने में बन रहा है ना उसमें से रिवर्स करके जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंगली रिपोर्ट
करो। 2 क्योंकि थी ही नहीं, तो जो इससे रिलेटेड पेमेंट थी वो 3B में रिपोर्ट कराई जाती थी, और 3B में क्या कहा जाता था कि आप उसमें से ये जो पेमेंट बन रही है वो आपकी जो उस महीने का आईटीसी बन रहा है उसमें से रिवर्स करके जो है वो रिपोर्ट करो। तो कोई दिक्कत नहीं थी, प्रैक्टिकली ये काम चल रहा था, पर लो सिंक्रोनाइज नहीं था विद द 3B रिटर्न सिस्टम। तो जब उन्होंने कहा अब ये सारा हम बखेड़ा निकाल ही रहे हैं तो इस रूल को भी कॉरेस्पॉन्डिंगली जो है वो ठीक कर दो। तो उन्होंने जो नया रूल 37 बनाया, अब बेटा इन्होंने 37 का जो सब रूल 1 है वो ये बनाया। अ रजिस्टर्ड पर्सन who has availed ITC on any inward supply but fails to make payment to the supplier, the value of supply along with tax payable within 180 days. अब ध्यान देना, तो he shall pay an amount equal to the ITC availed in respect of such supply along with interest payable thereon under section 50 while furnishing the return in form GSTR 3B for the tax period immediately following the period of 180 days from the date of issue of invoice. इस पर मैं काफ़ी मेहनत करूंगा। अभी सबसे पहले तो क्या बात करनी है, पुराने वाले में क्या था, GSTR 2 में रिपोर्ट करो, उसको डिटेल उसकी GSTR 2 में दो, बट यहाँ वो क्या कह रहे हैं, GSTR 2 है ही नहीं, तो कहाँ डिटेल मांग रहे हैं कि जो आप अपनी GSTR 3B की रिटर्न फर्निश कर रहे हो ना, आप इस GSTR 3B में इस अमाउंट को पे करके चलो। तो मैनर ऑफ फर्निशिंग क्लियर हो गया, 2 था ही नहीं, 3B में ही वो जा रही थी, पर लॉ मैच नहीं कर रहा था, तो वो लॉ मैच करा दिया। एक बात ये समझ आई। अभी समझो, धीरे धीरे डिफरेंस बताऊंगा। इसके अलावा जो पुराना रूल 37 था वो क्या कह रहा था कि आप GSTR 2 में दो, ठीक है, चलो थी नहीं, कोई बात नहीं। अब पुराना 37 सब रूल 2 ये कह रहा था द अमाउंट ऑफ ITC रेफर टू इन सब रूल 1। हमने ऊपर जो आपको सब रूल 1 में ITC बोला है, दैट शैल बी एडिड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द मंथ इन विच द डिटेल्स आर फर्निश्ड। आप समझना इसको। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, हमने यहां जब आपको बोला पेमेंट नहीं हुई, ठीक है, तो आप रिपोर्ट करो GSTR 2 में। अब ये 37(2) क्या कह रहा है, ये जो ऊपर हम आपको रिपोर्ट करने को बोल रहे हैं, जब आप ये रिपोर्ट करोगे तो इट शैल बी एडिड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। ये हम ऐड कर देंगे एज एन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कौन से महीने की, जिस महीने में आप ये डिटेल हमें फर्निश करोगे। ऊपर हमने बताया ना डिटेल देना, तो जब आप ये डिटेल देंगे, पुराने की बात कर रहा हूं, तो ये कह रहा था उस डिटेल के बेसिस पर हम आपका वो अमाउंट उतनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के तौर पर ऐड कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, आपकी ध्यान में रखना, इनवर्ड सप्लाई है, आपने उसके ऊपर ITC लिया है, 180 डेज में पेमेंट नहीं करी, तो इस रूल के हिसाब से वो क्या कह रहा था, आप जब रिपोर्ट करोगे तो हम उतनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बना देंगे। अब बेटा अब यहां पर भी सुन लो, एक्चुअल में लेकिन ये होता ही नहीं था। एक्चुअल में क्या मैकेनिज्म उन्होंने लगा रखा था प्रैक्टिकली कि भाई 180 डेज में अगर पेमेंट नहीं करी तो GSTR 3B से रिपोर्टिंग होगी, पहली बात। और GSTR 3B में वो क्या करते थे, वो जब आप GSTR 3B में रिपोर्ट कर रहे होते थे तो उसमें जितना ITC होता था उसमें से रिवर्सल के लिए बोलते थे। तो वो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए नहीं बोलते थे, रेदर देन वो आपका ITC रिवर्सल के लिए बोलते थे। और वो लॉजिकल भी था कि भाई आपने ITC लिया था, दिस ITC इज विद द अंडरस्टैंडिंग 180 डेज में पे कर दोगे, अगर नहीं पे किया तो हम ऐसे मानेंगे जैसे ITC आपने गलत लिया, तो अकॉर्डिंगली इस ITC को आप आगे चल के जो होगा वो रिवर्स कर देना। बट लेकिन यहां वर्ड लिखे हुए थे एडिड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, तो लॉ ने अब उसको भी ठीक किया है। अब आपने जो नया रूल 37(1) पढ़ा है, आपने देखा होगा, इसमें उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि वो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देंगे। उन्होंने सिंपली क्या लिखा, अगर 180 डेज में पेमेंट नहीं हुई तो रजिस्टर्ड पर्सन को सिंपली ये अमाउंट जो है वो पे करना है। ऊपर क्या लिख रहे थे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा, बट यहां वैसे वर्ड यूज नहीं है, यहां सिंपली लिखा गया है कि उसको उस ITC के बराबर जो है वो अमाउंट पे करना है। और इस
लैंग्वेज का डिफरेंस जो उन्होंने यूज किया, इससे ये क्लियर मैसेज है कि अब बेसिकली आपको इसे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड नहीं करना, आपको इसे आईटीसी रिवर्सल करते हुए जो है वो पेमेंट करनी है। सर यहां लेकिन लिखा तो नहीं है कि रिवर्स करना है, यहां तो पे करना है ऐसे लिखा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, वैसे तो कायदे से इन्हें यहां पर ज्यादा स्पेसिफिक प्रिसाइज होते हुए आईटीसी रिवर्स करने को बोल देना चाहिए था, शेल रिवर्स एन अमाउंट ऐसा लिखना चाहिए था। पर इन्होंने ये पे जो लिखा है ना, ये इसे रिवर्सल की सेंस में ही लिखा है। क्यों बेटा, अगर उन्हें कोई डिफरेंस नहीं करना होता तो वो ऊपर की तरह लिख देते ना, पहली बात। दूसरी बात, प्रैक्टिकली हो भी क्या रहा था, 3B में रिवर्सल हो रहा था, तो अकॉर्डिंगली यहां जो इन्होंने पे लिखा है ना, वो रिवर्सल की सेंस में ही लिखा है। सर मैं तो कन्विंस नहीं हूं, पे कह रहा है, रिवर्स तो नहीं कह रहा। बेटा आप मेरी बात से कन्विंस नहीं हो, कोई बात नहीं, मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता देता हूं। कई लोग इस बात से कन्विंस नहीं थे, लेकिन इस रूल 37 को उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले फिर अमेंड किया है दिसंबर में। वहां उन्होंने फाइनली एन अमाउंट वर्ड की बजाय रिवर्सल करना है, ये क्लियर कट लिख दिया है। बट आपका टाइम मई 2023 है और आपके लिए अमेंडमेंट की एप्लीकेबल डेट जो है वो अक्टूबर है, दिसंबर नहीं है। तो इसलिए वो वाली अमेंडमेंट आपके सिलेबस में नहीं है कि वो मैं यहां दिखाऊंगा और पढ़ाऊं। बट अब कम से कम उस अमेंडमेंट ने बियॉन्ड डाउट ये एस्टेब्लिश कर दिया है कि वो पे नहीं करवाना चाहते, वो रिवर्स कराना चाहते हैं। तो जो मैं अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं उसे एक्सेप्ट कर लो कि ये वही है। बात समझ में आ गई? चलिए और सुनो, तो पुराने वाले में 2 में रिपोर्टिंग की बात थी जो होती नहीं थी। दूसरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के तौर पर पेमेंट की बात थी जो होती नहीं थी। अगली बात सुनो, फिर उसके बाद पुराना 37(3) एक और बात कहता था। वो ये कहता था ये जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा इट शैल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट। क्या वो ये कहता था कि अगर 180 डेज हो गए और ये सारी कहानी राइज हो गई तो ये जो हम आपसे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के तौर पर पे करवाएंगे ना, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना है। अच्छा और जरा ध्यान से सुनना, अब जब इंटरेस्ट की बात आती थी तो ये क्या कहता था, लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, आप इंटरेस्ट देंगे एट रेट नोटिफाइड अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1। तो ये कहता था ये जो हम एडिशन करवा रहे हैं ना, इस पर इंटरेस्ट की भी लायबिलिटी आएगी आपकी। अच्छा ध्यान में रखना, इंटरेस्ट को लेकर के ये नहीं कह रहा कि इंटरेस्ट कंप्यूट करो एज पर सेक्शन 50। ये सिंपली क्या कह रहा है, इंटरेस्ट जब लगाओगे तो रेट वो यूज करना जो कि सेक्शन 50 के सबसेक्शन 1 में लिखी हुई है, और वो आप सभी जानते हैं कि 18% पर एनम है। इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, बहुत लोग इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। तो इसने बोला जो हम आउटपुट टैक्स जो लायबिलिटी में ऐड करवाएंगे उस पर आपको इंटरेस्ट भी देना है, और उसकी रेट 51 में स्पेसिफाइड है 18% की रेट से देना है। और ये इंटरेस्ट आपको किस पीरियड से देना है, स्टार्टिंग फ्रॉम, ध्यान से सुनना, अब द डेट ऑफ अवेलिंग क्रेडिट, जिस दिन आपने क्रेडिट अवेल किया वहां से, यूटिलाइज नहीं, पुराना पढ़ा रहा हूं, टिल द डेट व्हेन द अमाउंट एडिड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एज मेंशन इन सब रूल 2 इज पेड। आर यू ओके विद दिस? तो भाई जीएसटीआर 2 में रिपोर्ट करो, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कराएंगे, साथ में 18% का इंटरेस्ट भी आपसे लेंगे, और वो इंटरेस्ट जिस दिन क्रेडिट आपने अवेल किया वहां से लेकर के जब तक ये आप रिपोर्ट करते हुए पेबैक नहीं कर देते तब तक का जो होगा आपसे हम इंटरेस्ट लेंगे। ये थे प्रोविजन बेटा। अच्छा और इसमें बेटा एक 37(4) भी हुआ करता था, वो यहां मेंशन करने से रह गया। वो 37(4) पुराने में भी था और नए में भी एज इट इज है। इसमें लिखा होता था कि जो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है 16(4) में, अभी पढ़ी थी ना आपने, दैट शैल नॉट अप्लाई टू अ क्लेम फॉर रीअवेलिंग ऑफ एनी क्रेडिट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट और दिस रूल दैट हैज नॉट बीन रिवर्स्ड अर्लियर, दैट हैड बीन रिवर्स्ड अर्लियर। तो इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं जी, आपसे एक बार हमने क्रेडिट का रिवर्सल वगैरह ऊपर जो भी करवाना था करवा लिया, बाद में अगर आप सप्लायर को पे कर देते हैं तो उसका जो होगा वो आपको रीक्रेडिट मिलेगा, और रीअवेलमेंट के ऊपर सेक्शन 16(4) की टाइम लिमिटेशन अप्लाई नहीं होती। बेसिकली क्या है, 16(4) में जो टाइम लिमिटेशन है ना, वो सिर्फ उस क्रेडिट के रिस्पेक्ट में है जो आदमी पहली बार अवेल करता है, पहला प्यार।
अगर एक बार आपने प्रॉपर्ली अवेल कर लिया विद इन टाइम लिमिटेशन, बाद में किसी वजह से आपसे छीना गया और फिर आपको दिया गया, तो ये जो रीअवेलमेंट वाली सिचुएशन होती है उस पर ये टाइम लिमिटेशन जो है वो अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, तो ये 37 में हमारे पास 4 सब रूल थे। तो बेटा ये चौथा सब रूल जो था ना, पुराने में भी था, बट मैंने पुराने की बजाय इसे सीधा नीचे इसलिए लिख दिया क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है ना। जो चेंज हुआ है वो हमारे पास ऊपर वाली कहानी में ही हुआ है, तो उसको मैं अब थोड़ा और एलोबरेट करता हूं। अब सुनना बेटा, क्रक्स की बात, अमेंडमेंट से पहले पे नहीं किया, जीएसटीआर 2 में रिपोर्टिंग करने को रूल कह रहा था, होती नहीं थी, उन्होंने सिंक्रोनाइज करके बोल दिया जी जीएसटीआर 3B में रिपोर्ट करो। पहला चेंज क्लियर हो गया। दूसरा, अमेंडमेंट से पहले रूल का फ्लो ये था इसे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कराएंगे, बट एक्चुअल में ये होता नहीं था, रिवर्सल होता था, तो रूल ने उसको भी टेक केयर करते हुए क्लियर कट यहां पर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की बात हटा दी, पे एन अमाउंट के सेंस में लिखा, बट आप उससे आईटीसी रिवर्सल ही है ये मान के चलेंगे। ये क्लियर हो गया, ठीक। फिर उसके बाद अगली बात सुनिएगा, अब ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक जो मेजर चेंज हो गया वो ये था बेटा, जो पुराना रूल था ना, वो पुराना रूल क्या कहता था, 180 डेज में अगर पे नहीं किया तो ऐसी जो भी सप्लाई रही जिसकी पेमेंट नहीं करी उसकी डिटेल डालो, और वो डिटेल जब मांगता था ना तो वो आपसे कहता था कि उसमें जिनका पे नहीं किया वो बताओ और कितना पे नहीं किया वो बताओ, और जितने एक्सटेंट तक पे नहीं किया उतने एक्सटेंट तक ही आपसे हम पेमेंट कराएंगे, लिखा हुआ था ना प्रोपोर्शनेट। अब बेटा जो रूल 37 अमेंड करके आया है ना, अब इसमें देखिएगा, इसमें वो प्रोपोर्शनेट वर्ड जो है वो गायब हो गया है। इसमें जब उन्होंने लिखा तो सीधा क्या लिखा, आपसे पे कराएंगे अमाउंट इक्वल टू आईटीसी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। भाई साहब ये बड़ा एक ड्रास्टिक बात ये रूल बोल गया। पहले तो वो क्या कह रहे थे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। अब बेटा प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ही रिवर्सल कराते थे कि आपने अगर सप्लाई की, कुछ पेमेंट कर रखी है कुछ नहीं, तो जितनी नहीं कर रखी उतने का ही रिवर्सल कराया जाता था। बट अब ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज ये नहीं कह रही प्रोपोर्शनेट, वर्ड ही नहीं है कहीं, इसने सीधा क्या लिखा, अमाउंट इक्वल टू द आईटीसी अवेल्ड। तो अगर आपने उस इनवॉइस की फुल पेमेंट उसे नहीं करी तो बदली हुई लैंग्वेज के हिसाब से आपको पूरे का पूरा जो होगा वो आपको अमाउंट पे लिखा है बट रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा, और क्या इसके ऊपर इंटरेस्ट भी आएगा? यस, लिखा हुआ है क्लियर कट, और ये आप पे करेंगे अलोंग विद इंटरेस्ट। अच्छा, लेकिन यहां एक अच्छी बात यह है बेटा, अब जो इंटरेस्ट पे करेंगे अंडर सेक्शन 50। अब ये एक अच्छी बात इन्होंने कह दी। पुराने में तो क्या लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट की रेट सेक्शन 50 से लो 18%, और जिस दिन क्रेडिट लिया था उस दिन से पकड़ के पीरियड निकाल के पे कर दो। लेकिन अब इन्होंने ऐसा नहीं लिखा, अब इन्होंने क्या लिखा कि भाई साहब हम जो होगा इंटरेस्ट लगाएंगे ही सेक्शन 50 के हिसाब से, और जिसका बेसिकली मैसेज क्या हो गया, अब इंटरेस्ट एलिमेंट कंप्यूट करने के लिए आप सेक्शन 50 पर जाएंगे। और आपको पता है सेक्शन 50 में इंटरेस्ट के प्रोविजन दो कैटेगरी में है। एक, जब आप अपनी टैक्स लायबिलिटी पे नहीं करते उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाने का तरीका 51 रेड विद 52 जो आप डिटेल में कर चुके, और दूसरा जब आप आईटीसी वाले डिफॉल्ट करते हैं। अब यहां वाला डिफॉल्ट क्या है आपका, आईटीसी वाला डिफॉल्ट है, तो जब आप सेक्शन 50 अप्लाई करेंगे तो इसे आईटीसी के डिफॉल्ट के एंगल से अप्लाई करेंगे। और कहने का मतलब आप जब आईटीसी के एंगल से इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे तो इंटरेस्ट लायबिलिटी सिर्फ तभी आएगी जब आपने ये वाला आईटीसी अवेल करने के बाद यूटिलाइज भी कर लिया था। अगर आपने आईटीसी सिर्फ अवेल किया था, 180 डेज हो गए, पे नहीं हुआ, लेकिन वो आईटीसी आज तक आपने यूटिलाइज नहीं किया, तो फिर आपके ऊपर इंटरेस्ट का कोई भी बर्डन जो होगा वो नहीं आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट की पूरी कंप्यूटेशन सेक्शन 50 के हवाले जो है वो कर दी गई है। आर यू ओके विद दिस? और इंटरेस्ट की कहानी बेटा इन्होंने यहीं शिफ्ट कर दी। पहले इंटरेस्ट की स्टोरी जो थी वो अलग से लिखी हुई थी ना यहां पर 50, अब इंटरेस्ट की कहानी सारी उन्होंने 37(1) में ही शिफ्ट कर दी। अब 37(2) में उन्होंने लेकिन फिर रिपीट करते हुए बोला कि अगर जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो सब्सिक्वेंटली पेमेंट कर देता है वैल्यू ऑफ सप्लाई अलोंग विद द टैक्स पेबल जो भी सप्लायर का बनता था, देन ही शैल बी एंटाइटल्ड टू रीअवेल द आईटीसी एज रेफर टू इन सब रूल 1। तो ये तो पहले भी प्रोविजन थे, ये अभी भी प्रोविजन है। आर यू ओके विद दिस?
आए डिफरेंसेस समझ में? अब लैंग्वेज पर बड़ा इंफेसिस लिया। अब जरा देखिएगा कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल मैंने आपको जो बना दी है, फटाफट से पढ़ देता हूं। प्री अमेंडमेंट क्या था, पोस्ट अमेंडमेंट क्या है? प्री अमेंडमेंट अमाउंट पेबल की जब बात आती थी तो वो क्या कहते थे, पार्शियल पेमेंट अगर करी है तो प्रपोर्शनेट आईटीसी जाएगा, लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं, फुल आईटीसी जाएगा। सर लॉजिकल नहीं लग रहा। बेटा बात तो आप भी ठीक कह रहे हो, लेकिन लैंग्वेज यही है और आपको एग्जाम में यही अप्लाई करना है। लैंग्वेज यही है और आपको एग्जाम में यही अप्लाई करना है। आपको लॉजिकल नहीं लग रहा ना, मुझे भी नहीं लग रहा था। नॉलेज के लिए बोल रहा हूं। लोगों ने गवर्नमेंट को बोला भाई साहब ये पूरा रिवर्सल क्यों करा रहे हो, प्रपोर्शनेट कराओ। तो ये लो दिसंबर में फिर बदला गया है, बट अगेन दिसंबर वाली अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है। दिसंबर में इसे वापस से प्रपोर्शनेट कर दिया गया है, बट आपके ऊपर दिसंबर वाली अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, आपके पास क्वेश्चन आएगा तो एज अ स्टूडेंट आपको यही करके आना है कि भाई सब पूरा जो होगा, पूरे का पूरा अमाउंट, चाहे पार्शियल पेमेंट कर रखी हो, पूरे का पूरा अमाउंट ही जो होगा वो रिवर्स करना पड़ेगा। ओके चलो, अमेंडमेंट से पहले रजिस्टर्ड पर्सन वाज रिक्वायर्ड टू रिवर्स द प्रपोर्शनेट आईटीसी, और उसे ये सारी डिटेल्स वगैरह देनी पड़ती थी इन जीएसटीआर 2, एटलीस्ट थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली तो 3B में ही दे रहा था, बट थ्योरेटिकली अब थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल सिंक्रोनाइज हो गया है कि वो इस डिटेल को देगा, जो भी ये पूरा रिवर्स करेगा ये वो देगा इन जीएसटीआर 3B। ठीक है, और फुल और पार्शियल के एंगल से जो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ये मैंने यहां एक एग्जांपल दे दिया, इसे आप पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो पुराना प्रोविजन इंटरेस्ट को लेके क्या कहता था जी, इंटरेस्ट की रेट सेक्शन 50 से लेंगे, बट उसकी कैलकुलेशन सेक्शन 50 से नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन के लिए वो क्या कह रहे थे, भाई सिर्फ रेट लो, कैलकुलेशन के लिए तो जो पीरियड चाहिए वो तो हम यही बता रहे हैं, और पीरियड अवेलमेंट से बता रखा था। अब क्या है, नाउ द कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट, वही पूरा सेक्शन 50 का यूज करना है वो बता दिया गया है। और क्योंकि ये आईटीसी रिलेटेड है तो ये सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 के हिसाब से जाएगा। मतलब क्या हो गया, आपको इंटरेस्ट लायबिलिटी नहीं आएगी अगर आईटीसी अनयूटिलाइज्ड ही रहा था, और इनकेस वो आईटीसी यूटिलाइज भी हो गया था तो डेट ऑफ यूटिलाइजेशन, जो कि आपने सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में सीखी थी, वहां से पकड़ करके रीपेमेंट तक का इंटरेस्ट जो होगा वो आपको देना है। आर यू ओके विद दिस? चलिए, फिर तीसरा एक्सपेक्ट री अवेलमेंट ऑफ आईटीसी को लेकर के, तो बेटा आपने एक बार कंसीक्वेंसेस फेस कर लिए, बाद में अगर सप्लायर को आप पे कर देते हो तो आपको री अवेलमेंट का राइट है। पहले प्रोविजो ने री अवेलमेंट, सेक्शन 16(2) ने उस री अवेलमेंट के बारे में लिखा हुआ था, रूल में कुछ भी मेंशन नहीं था। एक्ट में लिखा था, रूल में कुछ नहीं लिखा था, कोई बात नहीं, एक्ट ने लिखा है तो मिलेगा। अब क्या किया है, एक्ट में तो लिखा ही लिखा है, साथ में 37(2) रूल में भी उस बात को लिख दिया गया है। तो इस वाले पॉइंट में बेटा कोई एज सच अमेंडमेंट का इंपैक्ट नहीं है। पहले एक्ट में लिखा था, रूल में नहीं था, तो भी वही बात थी, रीअवेलमेंट होता था। अब दोनों ही जगह लिख दिया एक्स्ट्रा क्लैरिटी के लिए, तो भी बढ़िया बात है। फिर इसके बाद टाइम लिमिटेशन फॉर रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी। बेटा इसमें ये जो पैरा लिखा है इसको आप डिलीट कर देना, ये मैंने एडिटिंग में डिलीट करी थी फाइल, पता नहीं कैसे रह गया। टाइम लिमिटेशन फॉर रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी की जहां तक बात है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर सब्सिक्वेंटली पेमेंट होती है और आप रीअवेलमेंट करते हैं तो फिर रीअवेलमेंट के ऊपर कोई टाइम लिमिटेशन एप्लीकेबल नहीं होती है। ये रूल 37(4) पहले भी था, अभी भी है, ये पैरा बेटा इसको मत पढ़ना। आर यू ओके विद दिस? क्लियर है? चलिए, अमेंडमेंट पूरी होती है। अब इस अमेंडमेंट में एक छोटा सा, मुझे लगता है इन्होंने थोड़ा सा ड्राफ्टिंग प्रॉपर नहीं करी जरा सी, वो थोड़ी सी और बता देता हूं मैं आपको नॉलेज व्यू पॉइंट से। बेटा मान लीजिए इस पीरियड में कोई इनवर्ट सप्लाई ली, टैक्स इनवॉइस आया, उधार पे माल लिया गया था, लेट्स सपोज 5 लाख प्लस 18% जीएसटी। हम इस महीने में सारी शर्तें पूरी कर रहे थे, तो
अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, हमने इस महीने में जब अपनी GSTR 3B फाइल करी तो हमने इस वाले इनवॉइस का ITC इसमें क्लेम कर लिया। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बेटा इस इनवॉइस के 180 डेज, लेट्स सपोज वो यहां कहीं अगस्त में बीच में 180 डेज कंप्लीट हो गए। थ्योरेटिकली लेट्स सपोज मैं यहां लिख देता हूं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, लेट्स सपोज 12 अगस्त को उस इनवॉइस के 180 डेज जो है वो कंप्लीट हो गए। ठीक है। अब अगर 12 अगस्त को उस इनवॉइस के इशू किए हुए 180 डेज कंप्लीट हो गए तो अब मेरे ऊपर ये कंसीक्वेंस ITC रिवर्सल का एज पर अमेंडेड प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। यस। अब यहां पर ना सुनिएगा, अब अगर 180 डेज के बाद मेरे ऊपर ये ITC रिवर्सल अगर हो जाएगा तो बेटा मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं बेटा इस ITC रिवर्सल को इमीडिएट बेसिस पर रिवर्स करके कहानी से बाहर होना चाहूंगा। यस। अब लेकिन यहाँ ना लॉ की लैंग्वेज में हल्की सी ड्राफ्टिंग मुझे इशू लग रहा है। देखो इन्होंने क्या लिखा कि अगर आपने ITC अवेल किया, पेमेंट नहीं करी 180 डेज के अंदर, तो अब आपको ये जो ITC अवेल्ड के बराबर का अमाउंट विद इंटरेस्ट पे करना है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये पे करना है वाइल फर्निशिंग द रिटर्न। कौन सी? वाइल फर्निशिंग द रिटर्न GSTR 3B फॉर द टैक्स पीरियड immediately following the period of 180 days from the date of issue of invoice। अब मुझे ये जो पेमेंट करनी है ना, ये GSTR 3B फर्निश करते हुए करनी है। ठीक है। अब GSTR 3B कौन सी? मेरे को 12 अगस्त को डेज एक्सपायर हो गए तो बेटा मैं इमीडिएटली इस डिफॉल्ट को कवर करना चाहूंगा ना। यस। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनना, ये क्या कह रहे हैं, यहां थोड़ी सी ड्राफ्टिंग इशू है कि ये आप करेंगे वाइल फर्निशिंग द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B उस टैक्स पीरियड की विच इज इमीडिएटली फॉलोइंग द पीरियड ऑफ 180 डेज। तो बेटा 180 डेज का पीरियड यहां खत्म हुआ। इनकी लैंग्वेज के हिसाब से इस टैक्स पीरियड का जो फॉलोइंग पीरियड होगा उसकी GSTR 3B फर्निश करते हुए मुझे जो है ये पेमेंट करनी है। और बेटा अगर मैं ऐसे चलूंगा कि भाई मैं कह रहा हूं अब सितंबर, ठीक है जी, GSTR 3B उस टैक्स पीरियड की जो कि इस 180 डेज के पीरियड के बाद इमीडिएटली फॉलो होता हो, तो ये जो है 180 डेज अगस्त में एक्सपायर हुए, द टैक्स पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग दिस एक्सपायरी इज सितंबर। और अगर मैं सितंबर की GSTR 3B जो कि मेरी लेट्स सपोज 20 अक्टूबर तक जानी है, अगर मैं उसमें इसे हैंडल करूंगा तो बेटा मेरा तो इंटरेस्ट का बर्डन जो होगा वो बढ़ जाएगा। मैं तो क्या करना चाहूंगा, इमीडिएटली जो होगा इसे पे करके जो है वो खत्म करना चाहूंगा। मैं इमीडिएटली इसे जो है वो पे करके खत्म करना चाहूंगा। तो यहां मुझे लगता है थोड़े से सुधार की जरूरत है। उन्हें इमीडिएटली फॉलोइंग की बजाय या तो सेम टैक्स पीरियड जिसमें ये 180 डेज फॉल कर रहे हैं उसकी GSTR 3B की बात करनी चाहिए। और इनफैक्ट इन्हें मुझे GST DRC 03 से इंडिपेंडेंट भी रिवर्सल करने की इजाजत जो है वो दे देनी चाहिए। ये थोड़ी लेकिन डेप्थ की बात थी, एग्जामिनर आपके पास इतनी डेप्थ में नहीं पूछेगा। ये सिर्फ मैंने नॉलेज व्यू पॉइंट से आपके साथ डिस्कस किया है, वो आपसे प्लेन एंड सिंपल पूछेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पेज पर मैंने इन अमेंडमेंट वेज आपको एक चार्ट भी बना के दे दिया है। अमेंडमेंट में 2 फोकस की बात आपको ध्यान में रखनी है, जो कि मैंने यहां हाईलाइट आपको येलो पोर्शन से करके दे दी है। नंबर 1, आज की डेट में फुल रिवर्सल करना पड़ेगा चाहे पार्शियल पेमेंट भी क्यों ना कर दी हो, आपके अटेम्प्ट के लिए यही है। एंड दूसरा, इंटरेस्ट की जब बात आएगी तो इंटरेस्ट सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 से आएगा और इंटरेस्ट सिर्फ तब देना अगर वो जो ITC सप्लाई का था वो आपने यूज किया, तब देना। दूसरी बात, अगर यूज किया तो जिस दिन यूज किया वो डेट सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 के हिसाब से निकाल करके इंटरेस्ट देना। चल सकता हूं आगे। तो ये अमेंडमेंट पूरी हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 16 एंड रिलेटेड रूल से रिलेटेड डिस्कशन सारा पूरा हो गया बेटा। अब हम बात कर रहे हैं आपके साथ नेक्स्ट सेक्शन 17, अपॉर्शनमेंट से रिलेटेड एक कंसेप्ट में जो अमेंडमेंट हुई है।
जैसा कि आउटलाइनिंग के टाइम पर मैंने आपको बता ही दिया था, अपॉर्शनमेंट का कंसेप्ट आपका जो है वो कहाँ से फ्लो होता है बेटा, सेक्शन 17 से। वो क्या कहता है, नॉन बिजनेस यूज है, अपॉर्शन करके बाहर कर देना। बिजनेस में भी अगर एग्जेम सप्लाई इन्वॉल्व है, अपॉर्शन करके जो है वो बाहर कर देना। एग्जेम सप्लाई का मतलब वाइडर सेंस में लेना, जो हमने आपको बता रखा है, ठीक है। और जब आप अपॉर्शनमेंट करोगे तो अपॉर्शनमेंट प्रेस्क्राइब तरीके से करना, वो प्रेस्क्राइब तरीके जो कि हमने रूल 42 एंड 43 में आपको बताए हुए हैं, ठीक है। तो एक बार जरा नेक्स्ट पेज पर आओ, डायग्रामेटिक बेस थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं आपके पास। बेटा सिचुएशन लेते हैं हम, ये हमारे पास मिस्टर एक्स एक रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड एज अ नॉर्मल सप्लायर एंड लेट्स सपोज नॉन क्यूआरएमपी मंथली बेसिस वाला है। तो लेट्स सपोज ये किसी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज में डील करता है बेटा, जिसकी ये डोमेस्टिक सप्लाई भी करता है और एक्सपोर्ट सप्लाई भी करता है। जहां तक एक्सपोर्ट सप्लाई की बात आती है तो ये एक्सपोर्ट करता है अंडर बॉन्ड या फिर एलयूटी। और बेटा अगर ये अंडर बॉन्ड या फिर एलयूटी एक्सपोर्ट करेगा तो ये आईजीएसटी जो होगा वो 0 पे करेगा। और आपको ये ध्यान में रखना है, ये यहां पर चाहे 0 टैक्स पे करेगा, इस सप्लाई को लोग कभी भी एग्जेम सप्लाई कंसीडर नहीं करता, इसको हमेशा वो नॉन एग्जेम जैसा कंसीडर करता है और इसका आईटीसी हमेशा जो है वो आपको देता है। क्लियर है। तो अगर मान लीजिए जिस गुड्स एंड सर्विसेज की आप सप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए उसके ऊपर 18% की टैक्स रेट है, अभी लिखना मत, सिर्फ सुनना, मान लीजिए उसके ऊपर 18% की टैक्स रेट है। आप जब डोमेस्टिक सप्लाई करोगे तो उसके ऊपर 18% का जीएसटी पे करोगे, आपको आईटीसी के राइट बनते हैं। जीएसटी पे कर रहे हो, आईटीसी के राइट बनते हैं। आप एक्सपोर्ट सप्लाई करोगे, आप भले ही उसे अंडर बॉन्ड कर रहे हो, कोई जीएसटी नहीं दे रहे हो, पर उसे एग्जेम सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाता, तो आपको उसके भी आईटीसी के राइट बनते हैं। कहने का मतलब है इस सिचुएशन में आप जो 2 काम कर रहे हो, दोनों ही कामों पर आपके आईटीसी के राइट बनते हैं, तो किसी तरीके के कोई अपॉर्शनमेंट की जरूरत नहीं है। आपके गुड्स 18% वाले हैं, इंडिया में काम करते टाइम आप पे कर रहे हो, एक्सपोर्ट करते टाइम आप पे नहीं कर रहे हो, बट वो नॉन एग्जेम्प्टी मानी जाएगी, तो दोनों कामों के आईटीसी बनते हैं। यहां अपॉर्शनमेंट का कोई कंसेप्ट पिक्चर में नहीं आएगा। बट लेट मी चेंज द सिनेरियो। मान लीजिए आप जिन गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहे हैं वो निल रेटेड है, वो 100% एग्जेम्प्ट है। अब क्या होगा, अब आपने अगर डोमेस्टिक सप्लाई करी तो आपने उस पर जीएसटी पे किया 0। आपने जो एक्सपोर्ट की सप्लाई करी उस पर तो कोई इशू नहीं है, वो आपने जो है अपना विदाउट पेमेंट ही जो थी वो मटेरियलाइज कर दी, ठीक है जी। इस केस में तो इनफैक्ट आपको जो है कोई इशू आएगा ही नहीं, आप बिना किसी दिक्कत के जो है वो अपना इसको कर पाएंगे। एग्जेम्प्ट है तो फिर बॉन्ड वगैरह की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। चलो 0 है, सीधा वैसे ही एक्सपोर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस केस में बेटा जब अब आईटीसी की बात आएगी तो अब प्लीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपकी डोमेस्टिक सप्लाई जो है वो एग्जेम्प्ट है, तो आपको इसके आईटीसी नहीं मिलेंगे, अपॉर्शन करके आपको साइड फेंकने पड़ेंगे। एक्सपोर्ट वाले पर कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपोर्ट पर तो हम हमेशा आपको आईटीसी देते हैं। तो अब यहां आपका अपॉर्शनमेंट का कंसेप्ट पिक्चर में आ जाएगा, ठीक है। और अपॉर्शनमेंट होती कैसे है, उसके लिए आपको रूल 42 एंड 43 जो है ये फॉलो करने पड़ते हैं। जरा ध्यान से सुनना। 42 आपको बताएगा आप अपने इनपुट एंड इनपुट सर्विस का अपॉर्शनमेंट कैसे करेंगे, एंड 43 आपको बताएगा कि आप कैपिटल गुड्स का अपॉर्शनमेंट कैसे करेंगे। मान लेते हैं, अच्छा इस डिस्कशन को ध्यान से सुनना बेटा, बिकॉज जो मैं कराऊंगा ये डिस्कशन शायद आपको कहीं और प्रॉपर रेशनल लॉजिक के साथ डिस्कशन में ना मिले। मान लेते हैं इसका हम अप्रैल का महीना हैंडल कर रहे हैं, इसने डोमेस्टिक सप्लाई करी 200 करोड़ की, बट क्योंकि इसके सप्लाई एग्जेम थी तो जीएसटी 0। इसने लेट्स सपोज 300 करोड़ रुपीस की एक्सपोर्ट सप्लाई करी, उस पर जीएसटी 0 है, पे करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल इसका जो टर्नओवर इसने इस महीने में किया है दैट इज 500 करोड़ रुपीस का। ओके चलो, अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसे एक्सपोर्ट वाले तो आईटीसी मिलेंगे, इसे एक्सपोर्ट वाले तो आईटीसी मिलेंगे, हाँ डोमेस्टिक वाले नहीं मिलेंगे क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है। तो अब इसको जब अपॉर्शनमेंट करना पड़ेगा तो ये कैसे करेगा, सुनो।
अब इसकी जो इनवर्ट सप्लाई आई, अगर मान लीजिए वो इनपुट या इनपुट सर्विस की बैकएंड से आई और उसके ऊपर 6 लाख रुपए का जीएसटी पेड है, और ये इनपुट और इनपुट सर्विस जो है वो इसने यहां कॉमन यूज दोनों के लिए किया है, तो रूल 42 क्या कहता है, अपॉर्शनमेंट कैसे करोगे, वो ये कहता है देखो आपके 2B में 6 लाख आएगा तो 6 लाख का आप आईटीसी ले लेना, बट एग्जेम्प्टेड से रिलेटेड टुकड़ा निकाल करके साइड करना है, रिवर्स करना है। वो आप कैसे निकालना, वो आप ऐसे निकालना, इस 6 लाख को टर्नओवर बेस्ड ले लेना कि 6 लाख में से एग्जेम्प्टेड का कितना है, उसके लिए आप जो आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई का टर्नओवर है, टर्नओवर ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई डिवाइडेड बाय नीचे क्या ले लेना, वैसे तो लैंग्वेज होती है एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए बोलता हूं सिंपली टोटल टर्नओवर। तो मेरे एग्जांपल में आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई कितने की है, 200 करोड़ रुपए की, और आपका टोटल टर्नओवर कितना है, 500। तो आप इस 6 लाख को इस तरीके से 200 डिवाइडेड बाय 500 कर लेना, ये हमारा कितना आ गया, 2,40,000, और इतना जो होगा वो आप रिवर्स कर देना। जब आप जीएसटीआर 3B भरना तो उसमें 6 लाख अवेल्ड ग्रोस लेस 2,40,000 करते हुए नेट आईटीसी जो होगा, ठीक है ना, ये आपकी फिगर माइनस हो जाएगी, नेट आईटीसी जो होगा वो आप अवेल कर लेना। इसी कहानी में अगर आपके कैपिटल गुड्स इन्वॉल्व होंगे, मान लीजिए कैपिटल गुड्स कोई मशीन आई, 6 लाख रुपए जीएसटी पेड, उसके लिए आप क्या करना, उसके लिए रूल 43 बताता है। और 43 में बेसिकली जो चेंज है, वो मेन चेंज क्या है, वो ये कहता है कि इसमें 6 लाख का आपका आईटीसी आएगा 2B में, इसकी भी अपॉर्शनमेंट होगी, बट इसकी अपॉर्शनमेंट एक मुश्त नहीं होगी, इसकी जो होगी वो 60 किस्तों में हम अपॉर्शनमेंट कराएंगे। और पहली किस्त जो इस महीने में बनेगी वो सिंपली निकाली जाएगी 6 लाख डिवाइडेड बाय 60, ठीक है ना, 60 महीनों में निकलवाएंगे तो इस महीने की बनेगी डिवाइडेड बाय 60। फार्मूला आपका वही लगने वाला है, टर्नओवर ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। तो कितना बन गया जी, ये आपका बन गया 200 डिवाइडेड बाय 500, ठीक है। 6 लाख डिवाइडेड बाय 60 ये कितना हो गया, 10,000। फिर इसके बाद ये आपने फार्मूला लगा दिया इसके ऊपर, तो ये हमारे पास कितना आ गया जी, 4,000 आ गया, ठीक है जी। तो इतना जो होगा ये आप टुकड़ा करके अभी इस महीने में माइनस करके बाकी नेट आईटीसी ले लेना, और ऐसे ही हर टुकड़ा जो है वो आप आगे और 59 टाइम्स जो है वो निकाल लेना। मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें याद हैं। 42 43 का डिफरेंस हो गया, 42 इमीडिएट एंड 43 60 इंस्टॉलमेंट में, ऐसे करके आप चलेंगे, बहुत बढ़िया। अच्छा अब सुनना जरा ध्यान से। अब बेटा अब हो क्या रहा था, एक इशू समझना। अब इस पर्सन ने एक्सपोर्ट किए, ठीक है बेटा, इस पर्सन ने एक्सपोर्ट किए, ध्यान से सुनिएगा। अब जब इसने एक्सपोर्ट किए तो बेटा मान लीजिए ये है एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स। अब जब इसने एक्सपोर्ट किए ना बेटा, तो बीइंग एन एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट करते टाइम इसको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, आपको याद है आपने एक स्कीम पढ़ी होगी, रेमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ये हमारी एक स्कीम है जिसमें एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स को इंसेंटिव दिए जाते हैं, ठीक है ना। अगर ये एक्सपोर्ट करते हैं तो इनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, और वो इंसेंटिव बेसिकली स्क्रिप्ट की फॉर्म में इनके पास आ जाते हैं। तो इसने एक्सपोर्ट किया तो इसको उस स्कीम के तहत जो है ना वो RODTP की जो है वो एक स्क्रिप्ट मिली, ठीक है। एंड लेट्स सपोज उस स्क्रिप्ट की वैल्यू जो है दैट इज 10 करोड़, 300 करोड़ के इसने एक्सपोर्ट किए, और इसको एक्सपोर्ट करने पर जो है वो इस स्कीम के तहत जो है वो ये स्क्रिप्ट मिली, ठीक। अच्छा अगर ये है एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस, तो एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस के लिए बेटा ये RODTP वाली स्कीम नहीं होती, इनके लिए हमारे पास फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक स्कीम होती है SEIS, सुना होगा आपने, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। उस स्कीम के तहत भी इनको सिमिलर तरीके से एक स्क्रिप्ट जो है वो दी जाती है, लेट्स सपोज 10 करोड़ रुपए की। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान रहा हूं एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स है, तो RODTP वाली स्कीम इसे मिल गई उस स्कीम के तहत, और अगर एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस है तो इसे यहां पर SEIS वाली स्क्रिप्ट जो है वो इसे मिल गई। अब ये जो स्क्रिप्ट इसको 10 करोड़ की वैल्यू की मिली, ये जो स्क्रिप्ट इसे 10 करोड़ की वैल्यू की मिली, ये स्क्रिप्ट बेटा ट्रांसफरेबल होती है, इनको ये मार्केट में जरूरत पड़ने पर जो है वो सेल कर सकता है, ठीक है। वो बेच करके उनसे पैसा ले लेता है, और लेट्स सपोज इसने ये स्क्रिप्ट थोड़ी देर के लिए मान के चल लेते हैं 10 करोड़ रुपए की ही जो है वो सेल कर दी।
अब जब इस एक्सपोर्टर ने अपनी इस स्क्रिप्ट को 10 करोड़ रुपीस का सेल किया तो सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि उसने जो ये स्क्रिप्ट की सेल करी है, क्या इस स्क्रिप्ट की सेल पर जीएसटी लॉ एप्लीकेबल होता है? तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, हमने क्लास में डिस्कस किया था ये जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट इज आल्सो अ मूवेबल प्रॉपर्टी। और जीएसटी में गुड्स की डेफिनेशन में क्या आता है? एवरी टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जो बाहर रखा गया है वो सिर्फ सिक्योरिटीज एंड मनी जो है वो बाहर रखा गया है। ये स्क्रिप्ट मनी नहीं है एंड ये सिक्योरिटी भी नहीं है, तो अकॉर्डिंगली स्क्रिप्ट की सेल बेसिकली आपकी बन जाती है सप्लाई ऑफ गुड्स। और क्योंकि ये बन जाती है सप्लाई ऑफ गुड्स, तो अगर आपने इसको सेल किया है तो इसके ऊपर भी जीएसटी की लेवी आ जाती है। ध्यान से सुनते जाना, ये सब लिखा है वैसे। तो अगर इन एक्सपोर्टर को ये स्क्रिप्ट मिली और ये इसको बेचते हैं तो इसके ऊपर जो है जीएसटी की लेवी आती है, पर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर प्रेजेंटली जो है वो जीएसटी एग्जेम्प्ट कर रखा है, उसके लिए उन्होंने एग्जम्पशन नोटिफिकेशन जो है वो इशू किया हुआ है। ठीक है बेटा, तो अकॉर्डिंगली स्क्रिप्ट की सेल इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड दिस इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई। दिस इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई। मेरी बात समझ में आ गई है? तो अब अगर आप मेरी बात को समझे हो तो इस पर्सन का टोटल टर्नओवर क्या हो गया? जो ये गुड्स या सर्विस दे रहा था 200 करोड़ के इंडिया में, 300 का उन गुड्स का एक्सपोर्ट, 500, और साथ में अब ये जो स्क्रिप्ट की सेल हुई ये भी तो उसका टोटल टर्नओवर बन गया, तो ये इसका बन गया 10 करोड़। ठीक है बेटा, अब ऑफिसर ने इसको क्या बोला? ऑफिसर ने इसको ये कहा कि भाई ये जो 10 करोड़ की स्क्रिप्ट तूने बेची है, क्या ये जो 10 करोड़ की स्क्रिप्ट तूने बेची है, क्योंकि ये भी सप्लाई ऑफ गुड्स है और क्योंकि ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है, तो जब तू रिवर्सल करे तो इसके नाम के भी तो रिवर्सल कर। जब तू 42, 43 में रिवर्सल करे तो इसके नाम पर भी तो रिवर्सल कर। क्वेश्चन समझ आया? उन्होंने बोला अब तू सिर्फ ये वाले जो गुड्स थे इनमें डील नहीं कर रहा, स्क्रिप्ट भी तो बेची है, तो दिस इज आल्सो अ सप्लाई ऑफ गुड्स, एग्जेम्प्ट सप्लाई है, तो रिवर्सल में इनके भी नाम के भी तो रिवर्सल कर। अब ये जो एक्सपोर्टर था उसने ये बोला ये जो मैंने स्क्रिप्ट सेल करी है इसमें मैंने कौन सी इनपुट्स या इनपुट सर्विस यूज कर ली? मैंने एक्सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में खुश होकर के मुझे स्क्रिप्ट दे दी, मैंने स्क्रिप्ट के लिए पीछे कोई इनपुट एंड इनपुट सर्विस थोड़ी ना यूज करी है कि मैं इसके भी प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करूं। ऑफिसर बोला भाई साहब तूने इनपुट और इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड जो भी है, उन सबको यूज करके एक्सपोर्ट किया और उस एक्सपोर्ट की वजह से तुझे स्क्रिप्ट मिली, तो अल्टीमेटली वो सब इस स्क्रिप्ट में यूज हुए हैं। एक्सपोर्ट की वजह से ही तो मिली, तो अल्टीमेटली वो सब जो है वो स्क्रिप्ट में यूज हुए हैं, तो तुझे स्क्रिप्ट के नाम का भी रिवर्सल जो होगा वो करना पड़ेगा। अब ये जो एक्सपोर्टर्स थे इन्होंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया, उन्होंने बोला जी सिचुएशन ऐसी खड़ी हो रही है, हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, हमारा पूरा फोकस एक्सपोर्ट है, आपने इंकरेजमेंट के लिए स्क्रिप्ट दिया, जरूरत पड़ने पर हमने बेच दिया, अब उसकी वजह से हमारे आईटीसी रिवर्सल को आपके ऑफिसर कह रहे हैं, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस सिचुएशन। हम उनके साथ कितना आर्ग्यू करें, हम नहीं कन्विंस कर पा रहे, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट सिचुएशन। हमें तो बस ये एंड रिजल्ट दे दो कि हमें इसकी वजह से कोई रिवर्सल ना करना पड़े, नहीं तो क्या होगा, हम एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, आप खुश होकर के स्क्रिप्ट दे रहे हो, बट हमारे ऊपर इंपैक्ट उल्टा आ रहा है, इधर एक बेनिफिट मिल रहा है, उधर रिवर्सल हो रहा है। तो बेटा गवर्नमेंट ने इन लोगों को टेक केयर करने के लिए, इन लोगों की बात को टेक केयर करने के लिए लॉ में जो थी वो अब अमेंडमेंट करी। उन्होंने रूल 42 एंड 43, रूल 42 एंड 43 जो कि एग्जेम्प्ट सप्लाई के टर्नओवर बेस्ड रिवर्सल करने को कहते थे, उन्होंने कहा कि ये जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट आपको मिली है ना, ये जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट आपको मिली है, जो भी किसी भी नाम से मिली है, जिसकी सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई है, वैसे ये एग्जेम्प्ट सप्लाई भले ही होगी पर हम इसको एग्जेम्प्ट सप्लाई में जो होगा वो कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसको जो होगा वो एग्जेम्प्ट सप्लाई में कंसीडर नहीं करेंगे। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, अब ये बात उन्होंने लिखी कहां पर, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्लियर किया था बेटा, जो हमारी एग्जाम सप्लाई की अंडरस्टैंडिंग चलती है जब आप आईटीसी अपॉर्चनमेंट करते हैं, तो मैंने क्लास में ये बहुत डिटेल में करा रखा है। एग्जाम सप्लाई का नॉर्मल मतलब 247 में दिया गया है, निल रेटेड, होली एग्जेम्प्ट एंड नॉन टैक्सेबल। इसके अलावा सेक्शन 17(3) कहता है एग्जाम सप्लाई में 3 और इंक्लूड करो, आरसीएम, सिक्योरिटी ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन इन लैंड एंड बिल्डिंग। और रूल 43 के एंड में एक एक्सप्लेनेशन है जो कि कहती है कि 42, 43 के पर्पस के लिए, अपॉर्शनमेंट के पर्पस के लिए
आप एग्जाम सप्लाई में इनको नहीं डालेंगे, इनको नहीं डालेंगे। ठीक है जी बेटा, ये एग्जाम सप्लाई से एक्सक्लूडेड रहते हैं। लो इनको एक्सक्लूड करा के चलता है कि इनके नाम के वजह से आपको कोई रिवर्सल करना ना पड़े। ठीक है, मैंने बिगनिंग में भी बोला था, इसमें एक तो लिखा हुआ है इंटरेस्ट या डिस्काउंट अगर आपको जो मिलता है एज अ नॉर्मल पर्सन, नॉट एज अ बैंकिंग कंपनी। अगर बैंकिंग कंपनी हो तो फिर इंटरेस्ट आपका मेन बिजनेस है, उस वाले केस की बात नहीं कर रहे। अगर आप नॉर्मल पर्सन हो, बैंक में डिपॉजिट रखा, इंटरेस्ट मिला, तो वो आपका वैसे तो एग्जेम्प्टेड सर्विस है, बट आपके आईटीसी पर इंपैक्ट ना आए तो हम उसको एग्जेम्प्टेड सर्विस के दायरे से बाहर रखते हैं। सिमिलरली अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कोई शिपिंग कंपनी करती है, कस्टम स्टेशन से उठा करके गुड्स को बाहर लेकर के जाती है, कहने का मतलब अगर वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करती है तो उसे भी जो है वो एग्जाम सप्लाई से बाहर रखा जाता है। इसका लॉजिक ये मैं आपके साथ एग्जम्पशन वाले चैप्टर में डिस्कस करूंगा। इंटरेस्ट का लॉजिक तो यही आपको क्लियर है, बाकी ये जो सेकंड वाला है इसको मैं एग्जम्पशन वाले चैप्टर में इंटरलिंकिंग में यूज करूंगा, अभी छोड़ दो। अब इसमें बेटा इन्होंने ये नई बात ये लिख दी है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, जो सप्लाई अगर कोई पर्सन कर रहा है किस चीज की, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट की, चाहे वो किसी भी नाम से हो, RODTP वाली हो या फिर वो SEIS हो या कोई भी हो, वो एग्जेम्प्ट है जीएसटी में, और इस वाली वैल्यू को हम एग्जाम सप्लाई में लेकर के नहीं चलेंगे। ऑब्जेक्टिव सिंपली सा क्या है, इसको एग्जेम्प्ट मानेंगे नहीं तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग रिवर्सल जो होगा वो आपको करने की नौबत नहीं आएगी। एक बार आए जरा ऊपर वाले पेज पर, ये रूल 43 में एक्सप्लेनेशन है फॉर द पर्पज ऑफ रूल 42 एंड दिस रूल। एक्सप्लेनेशन रूल 43 के एंड में है, बट दोनों ही रूल्स के लिए बात कर रही है कि रूल 42 में अपॉर्शनमेंट कर रहे हो या रूल 43 में अपॉर्शनमेंट कर रहे हो, इट इज क्लैरिफाइड दैट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, जब आप एग्जाम सप्लाई की एग्रीगेट वैल्यू निकालते हो, जिसका आईटीसी टुकड़ा करके बाहर कर देते हो, रिवर्स कर देते हो, शैल एक्सक्लूड, तो एग्जाम सप्लाई में आप एक्सक्लूड करके चलेंगे द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट एज स्पेसिफाइड इन दिस नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन जो है ये बेटा एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं वो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट जो हमने इस नोटिफिकेशन में एग्जेम्प्ट कर रखी हैं, हर तरीके की ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट एग्जेम्प्ट कर रखी है, तो वो भले ही सप्लाई ऑफ गुड्स है, एग्जाम सप्लाई है, लेकिन अपॉर्शनमेंट के पर्पस के लिए आप उन्हें एग्जाम सप्लाई में कंसीडर नहीं करेंगे। तो एक्सपोर्टर्स को रिलीफ दे दिया गया है, इसकी वजह से उनको कॉरेस्पॉन्डिंग आईटीसी रिवर्सल जो होंगे वो नहीं करने पड़ेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब एक एडिशनल बात बोलूंगा, थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उस पर कुछ जगह कंफ्यूजन अक्सर हो जाती है, इसी पॉइंट से रिलेटेड बात कर रहा हूं, बट सुनिएगा। और ये जो इशू है इस पर कुछ लिटिगेशन हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपका इस पर क्या ओपिनियन बनता है। मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं, सुनो बेटा, अगर ये अमेंडमेंट नहीं हुई होती, अगर ये अमेंडमेंट नहीं हुई होती तो मान लो उस पर्टिकुलर महीने में, ये जो मैंने डायग्राम में दिया, बैकएंड से इसके पास लेट्स सपोज इनपुट सर्विस के 6 लाख जीएसटी पेड इसने इनवर्ड सप्लाई ली, तो इसके 2B में वो 6 लाख आ रहा है प्रॉपर एज एन एलिजिबल, ठीक है। बट क्योंकि इसके काम में एग्जाम सप्लाई और एक्सपोर्ट्स इन्वॉल्व है, तो इसे आईटीसी अपॉर्शनमेंट करना है रूल 42 के हिसाब से, ठीक है। अब रूल 42 के हिसाब से जब ये अपॉर्शनमेंट करेगा तो वो क्या बोलेंगे, भाई एग्जाम काम से रिलेटेड जो है वो बाहर कर दो। अब सुनना बेटा, अब जब इससे 42 में अपॉर्शनमेंट कराया जाएगा, अगर ये जो हमने अमेंडमेंट पढ़ी ये ना होती तो पता है क्या होता, 6 लाख का आईटीसी था, एग्जेम्प्टेड गुड्स का टर्नओवर हम क्या लेते 200 और ये 10, अगर अमेंडमेंट ना हुई होती 210, और टोटल टर्नओवर हम इसका क्या लेते 510, अगर ये अमेंडमेंट ना हुई होती, ठीक है जी। अब कंप्यूटेशन ना करनी पड़े तो फिगर्स मैंने अपने सामने लिखी हुई हैं, मैं फटाफट से लिखता हूं। तो फिर आपको
6 लाख के ऊपर 210 डिवाइडेड बाय 510 लगाना होता और तब आपका ये अमाउंट निकल करके आता 247058, इतने का रिवर्सल बनता। ठीक है, अब लेकिन अमेंडमेंट हो गई है, तो अमेंडमेंट के बाद अब जो रिवर्सल बनेगा 6 लाख इंटू, अब एग्जेम्प्टेड गुड्स का टर्नओवर जो आपकी टोटल एग्रीगेट एग्जाम सप्लाई यहां हुई है वो आप कितनी लोगे। अब बेटा आप ये जो 10 लाख हैं इसको आप एग्जाम सप्लाई में नहीं लोगे, तो अकॉर्डिंगली अब एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई में आपका सिर्फ और सिर्फ 200 करोड़ आएगा। अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये 200 आएगा एग्जाम सप्लाई में, टोटल टर्नओवर वाली फिगर में, टोटल टर्नओवर वाली फिगर में 510 ही रहेगा या क्योंकि ऊपर 10 को एग्जाम सप्लाई के टर्नओवर से बाहर कर दिया गया है, तो नीचे भी टोटल टर्नओवर में वो 10 बाहर कर दिए जाएंगे और टोटल टर्नओवर की फिगर जो होगी वो 500 ली जाएगी। क्वेश्चन समझ आया? देखो अगर अमेंडमेंट नहीं हुई होती तो एग्जेम्प्टेड में 210 आते और टोटल 510, इसको तो साइड ही कर दो, ये तो तब है जब अमेंडमेंट नहीं हुई होती। अब अमेंडमेंट हुई है तो अब क्वेश्चन एक ये राइज हुआ है कि अमेंडमेंट ने क्या बोला, ये जो 10 करोड़ स्क्रिप वाली एग्जेम्प्टेड सप्लाई है इसको आप एग्जाम सप्लाई की वैल्यू से बाहर कर दो, तो कर दिया जी, 200 हो गई एग्जाम सप्लाई की वैल्यू। नाउ क्वेश्चन ये है एग्जाम सप्लाई की वैल्यू जैसे ही 200 हो जाएगी ऊपर, तो क्या नीचे जो टोटल टर्नओवर है उसमें भी चेंज किया जाएगा या टोटल टर्नओवर जो पहले 510 था उसको 510 ही रखा जाएगा। और यहां पर बेटा अब दो व्यू हो सकते हैं। एक व्यू ये कहेगा जी इस एक्सप्लेनेशन ने तो सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई से इनको बाहर किया है तो ऊपर 200 हो जाएगा बट नीचे 510 ही रहेगा। अगर आप ये लेकर के चलेंगे तो फिर इस कैलकुलेशन का आंसर आएगा 235294, ये रिवर्सल बनेगा। बट अगर आप ऐसे कहेंगे कि हमने जब ऊपर एग्जाम सप्लाई से स्क्रिप 10 करोड़ हटा दी है तो नीचे जो टोटल टर्नओवर होता है, टोटल टर्नओवर में भी तो एग्जाम सप्लाई जुड़ी होती है, जब हमने ऊपर एग्जाम सप्लाई हटा दी है तो लॉजिकली टोटल टर्नओवर में से भी वो बाहर होनी चाहिए, तो फिर लॉजिकली टोटल टर्नओवर में से भी वो बाहर होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंगली अब ये होना चाहिए 200 डिवाइडेड बाय 500 और अकॉर्डिंगली अब जो रिवर्सल की फिगर आएगी वो रिवर्सल की फिगर आएगी 2,40,000। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों फिगर्स में डिफरेंस है। दोनों फिगर्स में डिफरेंस है, एक जगह रिवर्सल कम हो रहा है, दूसरी जगह रिवर्सल का अमाउंट जो है वो ज्यादा बन रहा है। तो यहां पर अब आपको बताना है कि क्या होगा। कितना आसान होता ना बेटा, एक लाइन में अमेंडमेंट करके चले जाना। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप वो भी एग्जाम सप्लाई में नहीं लेंगे, करा रहे हैं, कराने वाले करा रहे हैं और आप पढ़ भी सकते हो, आपका टाइम बहुत बच जाता। बट अक्सर क्या होता है जब आप ऐसे पढ़ जाते हो ना फटाफट से, एक बार के लिए मेंटल सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हमने पढ़ ली, बट अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर दिमाग घूम जाता है क्वेश्चन क्या है। बट यही पढ़ के गए हो और एग्जाम में कुछ आ जाए तो कॉन्फिडेंस कभी नहीं हिलेगा। तो क्या कहते हैं ना भाई साहब, आप जो है ना हमेशा एग्जाम में फेल होकर फिर दोबारा टाइम लगाने से बेटर क्या है, जब पहली बार पढ़ो उसे ही अच्छे से पढ़ लो। क्या लगता है आपको, आपका क्या मत बन रहा है, क्या ओपिनियन बन रहा है? ऊपर एग्जाम सप्लाई की वैल्यू में से 10 करोड़ चले गए, सिर्फ ऊपर जाएंगे या जो डिनोमिनेटर है कोरेस्पॉन्डिंगली उसमें भी चेंज होना चाहिए? नहीं करोगे तो रिवर्सल कम निकल रहा है, करोगे तो रिवर्सल जो है वो ज्यादा निकल रहा है। और ऑब्वियसली बात है, एसएससी कम करना चाहेगा तो वो कम वाला स्टैंड ले लेगा, डिपार्टमेंट ज्यादा करना चाहेगा तो वो ज्यादा वाला स्टैंड ले लेगा। अब हम वो क्या चाह रहे हैं उसकी मतलब नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं लॉ के हिसाब से लॉजिकली क्या होना चाहिए।
और बेटा अब सुनिएगा, लॉ में इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए। लॉ को वैसे तो बता देना चाहिए था कि भाई ये सिर्फ एग्जेम्प्ट में से नहीं, ये टोटल में से बाहर होना चाहिए, बट लॉ ने क्या किया, लॉ ने सिर्फ एग्जेम्प्ट के बारे में लिखा, जिस वजह से ये क्वेश्चन थॉट प्रोसेस में रह गया। अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल व्यू पूछेंगे, मेरा पर्सनल व्यू क्या है, तो बेटा मेरा पर्सनल व्यू, और इस समय मैं किसी के फेवर के एंगल से नहीं बोल रहा, मैं एक प्योर एकेडमिशियन के एंगल से जो मुझे लगता है वो बोल रहा हूं, नहीं तो मैं हमेशा क्लाइंट फेवर बात करता अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट के एंगल से बात करता, लेकिन मैं प्लेन पढ़ाई के एंगल से अगर बात कर रहा हूं तो मुझे यह लगता है कि भाई साहब जब आपने न्यूमरेटर में उसको एग्जेम्प्ट नहीं माना है तो डिनोमिनेटर भी उसकी मैचिंग की स्पिरिट का होना चाहिए, और अकॉर्डिंगली ये यहां पर जो है वो 500 लिया जाना चाहिए। मेरी बात की क्लैरिटी आ रही है आपको? तो मेरे को ये लगता है, बाकी स्टिल मैंने बोर्ड ऑफ स्टडीज को इस बारे में जो है वो क्वेरी डाली हुई है, बेटर होगा आईसीआई भी इसके ऊपर एक बार प्रॉपर स्टैंड दे दे तो फिर बेटर हो जाएगा। आपके पास एग्जाम में आ जाए तो क्या करें, आप दोनों व्यूज एक्सप्लेन कर दो, क्लैरिटी नहीं है कोई बात नहीं, आप दोनों व्यूज जो है वो एक्सप्लेन कर दो, साथ में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि आपके व्यू के हिसाब से ये होना चाहिए, अगर लिखना चाहो, नहीं तो वैसे छोड़ दो, कंक्लूड करने के लिए दोनों व्यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेन थियोरी आ जाए तो वैसे ही दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकल अगर आ जाए तो अकॉर्डिंगली आप दोनों व्यू स्टेट कर सकते हो। आर यू ओके विद दिस? इसका ना मेरे पास लॉजिक है, ठीक है ना। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं सिर्फ ऊपर ऊपर करो, नीचे आप क्यों सोच रहे हो, नीचे 510 की फिगर ही रखो। मैं ये कहता हूं कि देखो, जब 17.3 में एग्जाम सप्लाई का दायरा बढ़ाया गया और कहा गया ये 3 सप्लाई भी एग्जाम सप्लाई मानेंगे, ये 3 सप्लाई भी एग्जाम सप्लाई मानेंगे, जैसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, ये जीएसटी में सप्लाई होती नहीं बिकॉज सिक्योरिटी इज नीदर गुड्स नॉट सर्विस, बट आईटीसी के अपॉर्शनमेंट के पर्पस के लिए सेक्शन 17(3) ने कहा आईटीसी अपॉर्शनमेंट के लिए कि इसे एग्जाम सप्लाई में डालो। तो जब हमने इसे एग्जाम सप्लाई में डाला तो हमने सिर्फ एग्जाम सप्लाई में थोड़ी ना डाला, हमने टोटल टर्नओवर भी बढ़ाया। हमने कहा जी टोटल टर्नओवर में एग्जाम सप्लाई आती है तो फिर एग्जाम सप्लाई में अगर ये एक्स्ट्रा आया है तो टोटल भी बढ़ेगा। तो अगर हमने उस लॉजिक पर इसे बढ़ाया तो सेम लॉजिक पर मैं बोलूंगा ना, जिनको हमने एग्जाम सप्लाई से निकाला उनको हमें टोटल टर्नओवर में से भी निकालना चाहिए। मेरी बात समझ में आती है? यस। सो मैं ये कह रहा हूं बेटा, आप दोनों व्यूज लिख देना, कंक्लूड मत करना, कोई बात नहीं जी, आगे डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं जो होगा वो इसे जाकर के जो होगा वो कंक्लूड कर देगा। और आप सबको भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप आईसीआई की बोर्ड ऑफ स्टडी जो है उसको एक बार डालिएगा और उनसे पूछिएगा कि ऐसे में जो है वो क्या प्रॉपर होना चाहिए। आपको अगर आंसर आ जाता है तो मुझे भी कम्युनिकेट करिएगा, आईसीआई जो कह देगा एज अ स्टूडेंट हम उसको जो होगा वो ब्लाइंडली फॉलो कर लेंगे, फिर मेरा क्या मतलब है, मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होगा। चलिए जी आगे बढ़ता हूं। फिर इसके बाद लास्ट जो इस एरिया की अमेंडमेंट हमारे पास है, ये बड़ी कॉस्मेटिक सी अमेंडमेंट है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 4। बेटा सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 यहां साइड में देखिएगा, ये मैंने आपको बताया, इसमें बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एनबीएफसी जिनका क्या काम है, जो कि बेसिकली पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और आगे लोन्स एंड एडवांसेस देते हैं, जिनका ये काम है। और क्योंकि ये लोन्स एंड एडवांसेस देते हैं तो इनके जो इनकम आती है वो लोन्स अगर दे रहे हैं तो बेटा इंटरेस्ट इनकम आएगी, और इसके अलावा जो अदर बैंकिंग सर्विस दे रहे हैं उससे भी इनकम आएगी। अब इंटरेस्ट इनकम जीएसटी में एग्जेम्प्ट है, आप सभी लोगों को पता है। अदर इनकम में भी हो सकता है कुछ इनकी एग्जेम्प्ट इनकम हो, कुछ टैक्सेबल इनकम हो। कहने की बात अल्टीमेटली ये है कि जो भी बैंक्स, एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस तरीके का काम करेंगे उनकी बिजनेस एक्टिविटी में कुछ एग्जेम्प्ट और कुछ टैक्स वाली सप्लाई होगी। कहने का मतलब उनके ऊपर आईटीसी अपॉर्शनमेंट का कंसेप्ट आएगा। अब इनको आईटीसी अपॉर्शनमेंट के लिए लॉ ने कहा था या तो आप सभी लोगों की तरह 42-43 के हिसाब से अपॉर्शनमेंट कर लो, या फिर आपको 17(4) में हम एक स्पेशल ऑप्शन दे रहे हैं, उस ऑप्शन के हिसाब से चल लो। इस ऑप्शन में आपको क्या करना होगा, जो भी अदरवाइज आपका महीने का आईटीसी जीएसटीआर 2B में आएगा, आपको उसका एक टुकड़ा टर्नओवर बेस्ड निकालने की बजाय आप
एडहॉक बेसिस पर 50% फेंक देना, सिर्फ बैलेंस 50% जो होगा वही आप अवेल कर लेना। तो आपकी जो भी एलिजिबल सप्लाई आपके 2B में आई, आप क्या करना जी, आप उस सप्लाई का आईटीसी पकड़ के टर्नओवर बेस रिवर्सल करने की बजाय आप स्टेट अवे वो जो आईटीसी है उसका 50% जो होगा वो सीधा आप ले लेना। एडहॉक बेसिस का ये ऑप्शन है, ऑप्शनल है, ठीक है। और बैलेंस क्रेडिट जो होगा वो आपका लैप्स हो जाएगा। अच्छा, इसमें साथ में ये लिखा हुआ था, लेकिन अगर आप बैंक है और आप ही की 2 ब्रांचेस है और एक ब्रांच ने दूसरे को सप्लाई दी है, तो ये जो सप्लाई बिटवीन डीडीपी होगी उसमें ये 50% वाली बात नहीं रहेगी, उसमें तो आपको 100% आईटीसी जो होगा वही मिलेगा। तो लक्ष्मी नगर में एक बैंक की ब्रांच है, वो अगर अपनी किसी दूसरी ब्रांच से कोई सर्विस ले रहा है, कोई गुड्स ले रहा है, तो उसके तो 100% आईटीसी लेगा, उसका प्रॉपर 100% रहेगा। लेकिन हां, अगर कोई बाहर वाले से वो ले रहा है तो उसके लिए या तो वो अपोर्शन वाले प्रोसेस में आ जाए नॉर्मल, या फिर वो 50% आईटीसी ले ले। ये लिखा हुआ था 17(4) में, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। अब 17(4) साथ में ये कहता था, ये जो आपको 50% का क्रेडिट वगैरह लेना होगा ना, इसके लिए आपको प्रोसीजर प्रेस्क्राइब फॉलो करना होगा, वो रूल 38 में लिखा था। उस 38 में, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, कॉस्मेटिक चेंजेस हुए हैं, उसमें जीएसटीआर 2 का रेफरेंस आ रहा था, उसको जो है वो डिलीट कर दिया गया है, उसकी बजाय जीएसटीआर 3B का रेफरेंस डाल दिया गया है। तो देखिएगा, जो रूल 38 है उसका समरी प्रेजेंटेशन मैंने आपको यहां दे दिया है, नॉट वेरी मच सिग्निफिकेंट। 38 हमारे को ये कहता था, अगर एज अ रजिस्टर्ड पर्सन कोई नॉन बिजनेस पर्पस के लिए आपने कुछ लिया, या आपने कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज लिए जो कि 17(5) में ब्लॉक्ड है, तो उसके आईटीसी तो बनते ही नहीं है। नॉर्मल रूट पे हो या स्पेशल रूट पे हो, उसके तो आईटीसी बनते ही नहीं है। अदर केसेस में अगर आप डीडीपी अपनी ही किसी डिस्टिंक्ट एंटिटी से लोगे तो उसके तो 100% मिलेंगे, और अगर आप बाहर वाले किसी से इनवर्ट सप्लाई लोगे तो फिर आपको 50% लेना है और उसे जीएसटीआर 2 में रिपोर्ट करना है, ऐसा पहले लिखा हुआ था। बट 2 तो जाती नहीं थी, तो चेंज करके अब ये लिख दिया गया है कि आप 50% आईटीसी लेंगे। कैसे? 50% जीएसटीआर 3B में लेकर के साथ में 50% जो है वो रिवर्स कर देना। तो रिपोर्टिंग 3B जो है वो अलाइनमेंट कर दी गई है, जो पड़ा था उसमें एज सच कोई चेंज नहीं है। अच्छा, साथ में इसमें लास्ट पॉइंट में ये लिखा होता था कि आपको जो भी आईटीसी यहां बी और सी में मिलेंगे, ये आईटीसी आपके सब्जेक्ट टू 41, 42 एंड 43 होंगे। अच्छा, ये पहले ठीक था, क्यों? क्योंकि पहले 41 कहता था प्रोविजनल मिलेंगे, 42, 43 कहता था मैचिंग के बाद फाइनल होंगे। बट अब 41, 42, 43 दोनों डिलीटेड है, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली ये डी पॉइंट जो है वो डिलीट कर दिया गया है। पहले भी इसका कोई रोल नहीं था, लिखा था बट कोई रोल नहीं था। तो ये अमेंडमेंट एज सच मैं ये नहीं बोलूंगा, स्टूडेंट व्यू पॉइंट से अमेंडमेंट है। बेसिकली लॉ को जो है वो करंट एग्जिस्टिंग लॉ की लैंग्वेज के हिसाब से मैच करा के प्रॉपर अलाइन कर दिया गया है। बहुत मेहनत लगी मेरी भी और आपकी भी सुनने समझने में, और मेरे ख्याल से आप ही की ज़्यादा लगी होगी, क्योंकि मेरा तो क्या है, मेरा तो काम ही एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। आप लोगों की मैं दाद देता हूँ, 8-8 सब्जेक्ट आपको हैंडल करने हैं। तो खैर, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी अमेंडमेंट अच्छे से समझ आई होंगी। नेक्स्ट पेज पर अगर जाता हूँ तो बेटा एक्सपोर्ट से रिलेटेड, अच्छा ये एक्सपोर्ट की अमेंडमेंट्स आ गई, कोई बात नहीं जी। चलो, हमारी आईटीसी की सारी अमेंडमेंट्स यहाँ कंप्लीट हो जाती है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको लगा हो कि हमने कुछ आपको अच्छा बेहतर सिखाया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आपका कमेंट हमें मोटिवेशन का काम करता है, मुझे पता चलता रहता है कि आपके लिए कुछ और बेहतर जो है वो प्रयास हो सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।